परदादा परदादी, दादा दादी, मम्मी पापा, मैं, मेरे बच्चे, उनके बच्चों के बच्चे, एंड इट गोज ऑन एंड ऑन। ऐसा हो क्यों पाता है? ह्यूमन रिप्रोडक्शन ऑफ कोर्स। हेलो एवरीवन, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे हैं और आज मैं लेकर आई हूं क्लास 12th बायोलॉजी ह्यूमन रिप्रोडक्शन का वन शॉट वीडियो। हमेशा की तरह खत्म करेंगे इस पूरे लेसन को सिर्फ एक वीडियो में, और इस वीडियो को देखने के बाद आपके कॉन्सेप्ट्स होंगे क्रिस्टल क्लियर। तो मैं हूं रोशनी फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सब कुछ पढ़ सकते हो एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। सो तैयार है सभी लोग? लेट्स गेट स्टार्टेड। रिप्रोडक्शन होता क्या है? रिप्रोडक्शन ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे एक ऑर्गेनिज्म अपने से सिमिलर और ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करते हैं, एंड दैट्स हाउ उनकी वो स्पीशीज जो है वो कंटिन्यू होती रहती है। जैसे आपने देखा होगा, एक शेर का बच्चा शेर के जैसा ही दिखता है, एक हाथी का बच्चा हाथी के जैसा ही दिखता है, एक ह्यूमन बीइंग का बच्चा ह्यूमन बीइंग के जैसा ही दिखता है, राइट? इन ह्यूमंस, अगर हम स्पेसिफिकली ह्यूमन बीइंग्स की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द ओनली मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अब हम नोटिस करते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स में जैसे छोटे बच्चे होते हैं, बच्चे पैदा होते हैं, उसके बाद जैसे ऐसा बोला जाता है, राइट, कि दूध पियो, अच्छा खाना खाओ, फ्रूट्स खाओ, ये वो ऐसे बोला जाता है। क्यों? बिकॉज उस समय उनके ब्रेन की डेवलपमेंट हो रही होती है, उनके बॉडी की जनरल ग्रोथ हो रही होती है, राइट? आप नोटिस करोगे कि किसी भी बच्चे में जब वो 2 मंथ्स का है, फिर 6 मंथ्स का हुआ, फिर 1 ईयर का हुआ, फिर 5 ईयर्स का हुआ, इस दौरान उसका जो जनरल बॉडी ग्रोथ होता है दैट इज़ वेरी रैपिड। बहुत जल्दी जल्दी उसका हाइट बढ़ रहा होता है, बहुत जल्दी जल्दी उसका वेट बढ़ रहा होता है, राइट? सो ओवरऑल उसका जनरल बॉडी डेवलपमेंट इज़ वेरी फास्ट। लेकिन एक एज पे आने के बाद जो जनरल बॉडी ग्रोथ है वो स्लो डाउन कर जाती है, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल अब हमारी हाइट नहीं बढ़ती है, राइट? सो वी रीच द मैक्सिमम हाइट, उसके बाद हमारी हाइट नहीं बढ़ती है ना? तो उसी तरह एक स्टेज पे आकर के जो जनरल बॉडी ग्रोथ है वो स्लो डाउन कर जाती है, और जो बॉडी के अंदर रिप्रोडक्टिव टिश्यूज है उनका ग्रोथ शुरू हो जाता है, राइट? सो इस फेज को हम कहते हैं प्यूबर्टी इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है? तो मेल्स की अगर हम बात करें तो मेल्स अटेन प्यूबर्टी अराउंड 13 to 14 ईयर्स, और वहीं अगर फीमेल्स की बात करें तो दे अटेन प्यूबर्टी अराउंड से 11 to 13 ईयर्स, ठीक है? प्यूबर्टी के दौरान कुछ चेंजेस जो नोटिस होते हैं, फॉर एग्जाम्पल हेयर ग्रोथ इन द आर्मपिट एंड जेनाइटल एरिया। इसके अलावा मेल्स के केस में देर इज़ अ चेंज इन वॉइस, थोड़ी आवाज़ भारी हो जाती है लड़कों की। इसके अलावा फेशियल हेयर, अपीयरेंस ऑफ फेशियल हेयर इन केस ऑफ मेल्स। बात अगर फीमेल्स की करें तो बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ब्रेस्ट डेवलपमेंट, ये कुछ चेंजेस हैं जो नोटिस होने लगते हैं ड्यूरिंग प्यूबर्टी। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को जब हम डिटेल में देखेंगे तो दिस इज अ मल्टी स्टेप प्रोसेस, ठीक है? तो जैसे इसका पहला स्टेप होता है गैमेटोजेनेसिस, मतलब गैमिट फॉर्मेशन। गैमिट क्या है? सेक्स सेल। फॉर एग्जाम्पल रिप्रोडक्शन होने के लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के लिए हमें एक मेल गैमिट, एक फीमेल गैमिट चाहिए, राइट? एक मेल सेक्स सेल, एक फीमेल सेक्स सेल चाहिए। तो इसके लिए मुझे ये गैमिट्स को पहले बनाना होगा। तो गैमेटोजेनेसिस टॉक्स अबाउट दैट प्रोसेस जिससे ये गैमिट्स बनते हैं इनसाइड द मेल बॉडी एंड इनसाइड द फीमेल बॉडी रेस्पेक्टिवली, ठीक है? उसके बाद दूसरा स्टेप है गैमिट ट्रांसफर। अब भाई फ्यूजन होने के लिए मेल और फीमेल गैमिट को मिलना पड़ेगा, राइट? फॉर एग्जाम्पल अगर एक लड़का और एक लड़की की शादी हो रही है, राइट? अब शादी होने के लिए लड़का जो है वो अपने फैमिली में पैदा हुआ, वहाँ पे बड़ा हुआ, लड़की जो है वो अपने फैमिली में पैदा हुई, वहाँ पे बड़ी हुई। लेकिन अब शादी होने के लिए दे बोथ नीड टू मीट एट अ कॉमन प्लेस, यानी कि इनका ट्रांसफर होना है टू दैट कॉमन लोकेशन। So that is exactly what is gamete transfer. तीसरा है fertilization, that is fusion between the two of them, ठीक है? And finally fourth is embryo development. जब इनके बीच में fusion होगा तो embryo बनेगा। अब उस embryo का development so that it actually develops to become a little cute baby, राइट? तो ये पूरे स्टेप्स होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। अब अगर हम मेल बॉडी और फीमेल बॉडी की बात करें तो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स सेम नहीं होते हैं, अलग होते हैं बिल्कुल। इसीलिए आप देखोगे आगे जाके हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों को बिल्कुल सेपरेटली डिस्कस करेंगे। इनफैक्ट व्हेन वी टॉक अबाउट दिस इवेंट्स, हम देखते हैं कि एक मेल के बॉडी में जो इवेंट्स हैं, जैसे इवेंट्स बोले तो जैसे मान लो स्पर्म फॉर्मेशन, स्पर्म इज नथिंग बट द मेल गैमिट।
तो मेल गैमेट का जो फॉर्मेशन है दैट कंटिन्यूज टिल डेथ तक उसके बॉडी के अंदर स्पर्म फॉर्मेशन होता है। मे बी द क्वालिटी डिग्रेड्स बट दैट प्रोसेस इज ऑन। दूसरी तरफ अगर फीमेल्स की बात करें तो उनकी बॉडी में जो फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन है दैट इज ओवम, जिसे हम कहते हैं फीमेल गैमेट, ओवम या फिर एग, इसका जो फॉर्मेशन है इट स्टॉप्स बाय द टाइम द फीमेल इज से अराउंड 50 ईयर्स ओल्ड, राइट। तो बच्चों इससे पहले कि हम गैमेटोजेनेसिस को समझे कि भाई गैमेट फॉर्मेशन कैसे होता है, उससे पहले क्या समझना जरूरी है कि ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ये होते कैसे हैं, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, राइट। सो वी विल स्टार्ट विद द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो चलो बच्चों शुरुआत करते हैं ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो सबसे पहला स्ट्रक्चर है टेस्टिस। टेस्टिस जो है दे अकर इन पेयर्स, ठीक है, ये दो जोड़े में होते हैं। इनको सिंगुलर में हम कहते हैं टेस्टिस, दैट इज TESTIS। प्लूरल में जब हम इसकी बात करते हैं तो हम कहते हैं टेस्टिस, दैट इज TESTES। बता दिया क्योंकि ये दो डिफरेंट स्पेलिंग्स आपको अपने टेक्स्ट बुक्स में देखने को मिलेंगे। टेस्टिस प्लेज अ वेरी वेरी क्रूशियल रोल। क्या? दे प्रोड्यूस स्पर्म्स। स्पर्म्स टेस्टिस के अंदर ही प्रोड्यूस होते हैं। तो यार देखो, जब हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ना ह्यूमंस में, तो यहाँ पर जैसे हमारे किसी भी हिंदी पिक्चर में दो लीड रोल्स होते हैं, राइट, एक हीरो एक हीरोइन। तो यहाँ पर भी हमारे रिप्रोडक्शन में दो लीड रोल्स हैं, एक है स्पर्म और दूसरा हीरो है हमारा स्पर्म और हीरोइन है एग यानी कि ओवम, राइट। तो अब टेस्टिस जो है ये स्पर्म को प्रोड्यूस करता है, यानी कि टेस्टिस इज प्लेइंग अ वेरी वेरी क्रूशियल रोल। अगर स्पर्म प्रोड्यूस ही नहीं होगा तो फिर फर्टिलाइजेशन क्या खाक होगा, राइट। सिर्फ स्पर्म प्रोडक्शन ही नहीं, टेस्टिस ऑल्सो प्रोड्यूसेस द मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन। मेल हार्मोन का क्या काम होता है? किसी भी मेल में आपने देखा होगा ना, एक मेल में कई ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो एक फीमेल में नहीं होते हैं। जैसे मेल्स में आप देखोगे कि उनका वॉइस जो है वो काफ़ी होर्स होता है, उनके फेशियल हेयर काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो जितने मेल कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखने को मिलते हैं उनके पीछे किसका हाथ होता है? मेल हार्मोन का, ठीक है। तो टेस्टिस इज वेरी क्रूशियल। सबको समझ आ गई बात? ग्रेट। अब चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट पार्ट में विच इज स्क्रोटम। स्क्रोटम क्या होता है? अब भाई टेस्टिस इतना क्रूशियल है, क्यों? क्योंकि टेस्टिस हीरो प्रोड्यूस कर रहा है यार, मूवी का हीरो, राइट, स्पर्म प्रोड्यूस कर रहा है। तो टेस्टिस को प्रोटेक्ट करके रखना जरूरी है कि नहीं? बिल्कुल जरूरी है। तो इसीलिए टेस्टिस को प्रोटेक्ट करके रखने के लिए एक कैविटी बना दिया गया, समझ लो एक पाउच बना दिया गया जिसके अंदर टेस्टिस लोकेटेड होता है, ठीक है। जो दोनों टेस्टिस है वो एक पाउच के अंदर लोकेटेड होते हैं और ये जो कैविटी है इट इज आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमेन तो सबको समझ में आता है, तो एब्डोमेन का जो कैविटी है उसके लिट थोड़ा बाहर एक पाउच लाइक कैविटी होती है जिसके अंदर ये टेस्टिस होते हैं। अब आप पूछोगे कि ऐसा क्यों है कि ये वाला जो स्क्रोटम है ये एब्डोमिनल कैविटी के बाहर है, अंदर भी तो हो सकता था। अंदर इसलिए नहीं है क्योंकि स्पर्म प्रोड्यूस होने के लिए जो टेम्परेचर, आइडियल टेम्परेचर होता है, वो टेम्परेचर हमारे बॉडी के टेम्परेचर से 2-3 डिग्री कम होता है, ठीक है। तो अगर ये जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर है ये अगर एब्डोमेन के अंदर ही होता तो स्पर्म प्रोड्यूस नहीं हो पाता, राइट, क्योंकि स्पर्म को थोड़ा और कम टेम्परेचर चाहिए होता है। तो इसीलिए ये जो कैविटी है ये एब्डोमेन के बाहर लोकेटेड होती है। अगला स्ट्रक्चर है एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस क्या है? ये एक कॉम्प्लेक्स ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इन स्क्रोटम। स्क्रोटम के अंदर ही आप देखोगे कि ऐसे 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 काफी कॉम्प्लेक्स वे में छोटे छोटे ऐसे ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर बने हुए हैं, उसी को हम एपिडिडाइमस कहते हैं। इसका काम होता है स्पर्म को स्टोर करना और स्पर्म के पैसेज में मदद करना, ठीक है। मैंने क्या बोला था कि भाई अगर दूल्हा और दुल्हन की शादी होने वाली है, ठीक है, तो एक तो दूल्हा किसी फैमिली में पैदा हुआ होगा, वहां बड़ा हुआ होगा, दुल्हन किसी दूसरे फैमिली में पैदा हुई होगी, वहां पे बड़ी हुई होगी। बट अगर इनकी शादी होनी है दे नीड टू मीट एट अ कॉमन प्लेस, राइट, तभी तो शादी होगी, है ना। अब वर्चुअल शादी की बात मत करना, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑफलाइन शादी, ठीक है, नॉट ऑनलाइन। तो अब इनको अगर आना है तो इसका मतलब जो दूल्हा है उसे अपने घर से यहाँ तक पहुँचना होगा, मैरिज का जो भी वेन्यू है, या फिर ऐसे कह लो कि दूल्हे को बारात के साथ दुल्हन के यहाँ पहुँचना है, समवॉट लाइक दैट। तो यहाँ पर भी स्पर्म प्रोड्यूस तो हो गया टेस्टिस के अंदर, लेकिन उस स्पर्म को कहाँ तक जाना है? उसको फीमेल गैमेट से मिलने जाना है ना भाई, तो स्पर्म को मूव करना पड़ेगा। कैसे मूव करेगा? इसीलिए आप देखोगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको बहुत सारे अभी आगे चल के ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। तो सबसे पहला
एक कॉइल्ड कॉम्प्लेक्स ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है एपिडिडाइमस, वो क्या करेगा, उसको स्टोर भी करेगा टेम्पोररी बेसिस पे और उसको मूव करने में भी मदद करेगा। अगला स्ट्रक्चर है वास डिफरेंस। वास डिफरेंस क्या है, ये भी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, बट ये शुरू होता है कहाँ से, लोअर पार्ट ऑफ एपिडिडाइमस से, मतलब एपिडिडाइमस जहाँ पे समझ लो खत्म हो रहा है वहां से वास डिफरेंस शुरू हो रहा है और ये कहाँ तक जा रहा है, ये एजैक्यूलेटरी डक्ट तक जा रहा है। ठीक है, जहां से एजैक्यूलेटरी डक्ट नाम से लग रहा है एजैक्यूलेशन होगा, जहां से स्पर्म रिलीज होंगे फाइनली जाके। तो चलो अभी आगे का तो देखेंगे कहानी। ठीक है, तो मतलब वास डिफरेंस क्या होगा, कहां से कहां तक कनेक्ट करेगा, एपिडिडाइमस से स्पर्म को कहां तक पहुंचाएगा, एजैक्यूलेटरी डक्ट तक। अब अगला स्ट्रक्चर है पेनिस। सो पेनिस इज अ मस्क्यूलर कॉप्युलेटरी ऑर्गन। मस्क्यूलर बोले तो इट इज मेड अप ऑफ मसल्स। कॉप्युलेटरी ऑर्गन, इसका मतलब क्या होता है, ये एक ऐसा ऑर्गन होता है जो मेल एनिमल्स यूज करते हैं फॉर इंसेमिनेशन। समझ में नहीं आया, समझाती हूँ। अभी अभी मैंने क्या बोला था कि भाई दूल्हा अपने घर पे है, दुल्हन अपने घर पे है, बट शादी करने के लिए दूल्हे को दुल्हन के घर जाना पड़ता है। नॉर्मली ऐसे होता है कि दुल्हन कहीं नहीं जा रही है, दुल्हन अपने घर पे बैठी है। ठीक है, सो दैट इज द सिचुएशन हियर। यहाँ पर जो फीमेल गैमिट है, राइट, यानी कि जो एग है या फिर ओवम है, जो भी कह लो, वो कहाँ पे है, फीमेल बॉडी के अंदर है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर है। कहाँ है, क्या है, वो बाद में समझेंगे। ठीक है, जो मेल गैमिट है, कौन है मेल गैमिट, स्पर्म। ये कहाँ प्रोड्यूस हुआ, टेस्टिस में प्रोड्यूस हुआ, उसके बाद जितने ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से उससे ट्रैवल किया, बट फाइनली इसको कहाँ पहुँचना है, इसको फाइनली किसको मिलना है, फीमेल गैमिट को। अब फीमेल गैमिट को मिलने के लिए स्पर्म को कहाँ पहुँचना पड़ेगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तक पहुँचना पड़ेगा, राइट। तो यानी कि हमें कोई ऐसा ऑर्गन चाहिए जो इन स्पर्म्स को कहाँ पे डिपॉजिट करेगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में डिपॉजिट करेगा, और ऐसे ही ऑर्गन को हम कहते हैं कॉप्युलेटरी ऑर्गन। इसीलिए कॉप्युलेटरी ऑर्गन का यूज कौन करते हैं, मेल एनिमल्स करते हैं। किस लिए करते हैं, इंसेमिनेशन के लिए। इंसेमिनेशन का मतलब क्या होता है, डिस्चार्ज ऑफ द स्पर्म इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। समझ आया, सुपर। अब देखो क्या हुआ, पेनिस जो है इट इज ऑल्सो द मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया मतलब जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक्सटर्नल जेनेटिक ऑर्गन है, उसे हम पेनिस कहते हैं। पेनिस का जो एनलार्ज्ड एंड होता है उसे ग्लैंस पेनिस भी कहा जाता है। इनफैक्ट उसके प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि ये जितने भी ऑर्गन्स होते हैं दे आर ऑल डेलिकेट एंड दे नीड टू बी प्रोटेक्टेड, तो इसीलिए पेनिस के इस एनलार्ज्ड एंड को प्रोटेक्ट करके रखने के लिए एक लूज फोल्ड ऑफ स्किन उसके ऊपर होती है, जिसे फोर स्किन कहा जाता है। अगला ऑर्गन है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या होता है, यूरेथ्रा वर्ड सुना सुना लग रहा है, लगना तो चाहिए भाई, क्लास 10th में भी हम पढ़ते हैं लाइफ प्रोसेसेस के बारे में, नहीं। यूरेथ्रा का जो टर्म है दिस इज वेरी सिमिलर टू यूरिन, राइट, हाँ बिल्कुल सही। सो यूरेथ्रा जो है ये भी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, और इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू क्या पास होता है, यूरिन पास होता है। आप बिल्कुल करेक्ट हो। यूरिन नॉर्मली ह्यूमन बींग्स के अंदर कहाँ पे स्टोर होता है, यूरिनरी ब्लैडर में, राइट। और यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन जो है ये बाहर जाता है, रिलीज होता है। ठीक है, अब मेल्स के केस में क्या होता है, यूरेथ्रा जो है ना ये एक कॉमन पैसेज होता है यूरिन के लिए भी और स्पर्म्स के लिए भी। स्पर्म्स का रिलीज भी वहीं से होता है जहां से यूरिन का रिलीज होता है। ठीक है, सो दिस इज लाइक अ कॉमन ट्रैक्ट फॉर बोथ ऑफ देम। इनफैक्ट यूरेथ्रा जो है ये एक्सटीरियर में जहां से ये बाहर चीजों को रिलीज करता है, उस ओपनिंग को कहा जाता है यूरिथ्रल मीटस। तो चलो बच्चों, अब हम बात करने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स के बारे में। जैसा कि मैंने बताया कि स्पर्म्स जो है वो मेल के बॉडी से रिलीज होती हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जाके पहुंचती हैं। ओके, लेकिन क्या ये स्पर्म्स अकेले रिलीज होते हैं, नॉट रियली। स्पर्म्स के साथ रिलीज होता है ढेर सारा और फ्लूइड। नाउ द क्वेश्चन इज वेयर डज दिस फ्लूइड कम फ्रॉम, ये फ्लूइड कहाँ से आता है, एंड द आंसर इज मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स। ग्लैंड्स क्या करते हैं, चीजें सिक्रीट करते हैं, राइट। तो ये ग्लैंड के जो सिक्रीशंस होते हैं दे आर बेसिकली दीज फ्लूइड्स। तो ये सारे फ्लूइड स्पर्म को क्या मदद करता है, स्पर्म को मूव करने में मदद करता है। इनफैक्ट इस फ्लूइड के अंदर होता है शुगर, जो कि स्पर्म्स के लिए एक एनर्जी सोर्स होता है। भाई स्पर्म्स को भागना है, पहुंचना है, तो उसके लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी चाहिए, कौन देगा, शुगर देगा। शुगर कहाँ पे होता है, इस फ्लूइड में। इनफैक्ट इस फ्लूइड को हम कहते हैं सेमिनल फ्लूइड। ठीक है, तो चलो एक एक करके सारे मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स की बात करते हैं। सबसे पहला ग्लैंड है प्रोस्टेट ग्लैंड।
ठीक है। तो अगर आप इस पिक्चर पे फोकस करो, फोकस ऑन द प्रोस्टेट ग्लैंड। कहां पर है ये प्रोस्टेट ग्लैंड? तो यहां पर देखो हम 3 मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स की बात करेंगे, ठीक है। सेमिनल वेसिकल, जो कि देखो दो ऐसे कैसे याद रखोगे आप? ऐसे याद रखो कि ये जो तीनों ग्लैंड्स है ना, तीनों ऐसे पेयर में हैं, ठीक है। पहले ऊपर ऐसे विंग सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर है, दैट इज सेमिनल वेसिकल। उसके बाद है प्रोस्टेट ग्लैंड, जो थोड़ा सा आप सोच सकते हो कि थोड़ा सा ऐसे एलोंगेटेड टाइप के 2 स्ट्रक्चर्स हैं, और उसके नीचे 2 छोटे छोटे बल्ब टाइप के स्ट्रक्चर्स हैं, उसे हम कहते हैं बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड या फिर कूपर्स ग्लैंड, ठीक है। तो हम इन 3 रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स की बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड जो है ये एक मिल्की सिक्रीशन रिलीज करता है, और ये क्या करता है? स्पर्म के मोबिलिटी में हेल्प करता है, स्पर्म को मूव करने में हेल्प करता है, ठीक। उसके बाद है सेमिनल वेसिकल्स। सेमिनल वेसिकल जो है ये भी पेयर में एग्जिस्ट करता है। ये सिक्रीट करता है एक विस्कस फ्लूइड। विस्कस समझते हो ना, जैसे हनी काफी विस्कस होता है, राइट, काफी थिक होता है, दैट इज विस्कस, विस्कोसिटी ज्यादा होती है उसकी। तो ये एक विस्कस फ्लूइड सिक्रीट करता है, और ये भी स्पर्म के मोबिलिटी में मदद करता है। उसके बाद आता है कूपर्स ग्लैंड, जिसे हम बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड भी कहते हैं। कूपर ग्लैंड भी जो है ये पेयर्स में एग्जिस्ट करता है। ये एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है, और इसका काम क्या होता है? ये सिक्रीट करता है म्यूकस। म्यूकस कैसा होता है? स्लाइमी होता है, स्लिपरी होता है। इसका काम क्या होता है? ये जो फीमेल पैसेज जो है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का जो पैसेज है ना, उसको थोड़ा स्लिपरी बना देता है। स्लिपरी बनाने से क्या होगा? स्पर्म जो है आसानी से स्लाइड कर जाएंगे, राइट। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप कभी स्लाइड करते हो, राइट, बच्चों को देखा होगा चिल्ड्रंस प्लेइंग एरिया में स्लाइड करते हैं। अब उस स्लाइड में अगर लेट्स से कुछ ऐसी चीज़ रख दी जाए, जैसे सपोज तेल लगा के रख दिया जाए, तो क्या होगा? स्लिप कर जाएंगे लोग, है ना। इनफैक्ट फ्लोर पे, एक मार्बल फ्लोर पे अगर तेल रख दिया जाए, तेल गिरा दिया जाए, या पानी गिरा हुआ रहता है, तो क्या होता है? वी टेंड टू स्लिप, राइट, हम स्लाइड कर जाते हैं। सो सिमिलरली यहाँ पे क्या होता है कि ये जो म्यूकस होता है, ये म्यूकस क्या करता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को भी और पेनिस को भी, दोनों को लुब्रिकेट कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इंटरकोर्स के दौरान, सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान जब स्पर्म्स जो है फीमेल ट्रैक्ट में रिलीज होते हैं, तो वो स्पर्म की मोबिलिटी जो है वो काफ़ी आसान हो जाती है। स्पर्म्स बहुत आसानी से फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में मूव कर पाता है। तो ये जितने सिक्रीशंस हैं, चाहे प्रोस्टेट ग्लैंड से हो, चाहे सेमिनल वेसिकल से हो, चाहे कूपर्स ग्लैंड से हो, ये सारे सिक्रीशंस जो हैं दे आर रिच इन कैल्शियम, दे आर रिच इन फ्रुक्टोज, और इसकी वजह से जैसे कि मैंने बताया ये स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो इन्हें कहा जाता है सेमिनल प्लाज्मा या फिर सेमिनल फ्लूइड या फिर सीमेन। टेस्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्यों? क्योंकि इनमें स्पर्म्स का प्रोडक्शन होता है, पहले भी बता चुकी हूं मैं, राइट। सो नाउ इट इज टाइम टू लुक एट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, इसके स्ट्रक्चर को देखने का अब टाइम आ गया है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम टेस्टिक्युलर लॉब्यूल्स की, ठीक है। मतलब जो टेस्टिस है, वो टेस्टिस को अगर आप अंदर से झांक के देखोगे तो उसके अंदर ऐसे 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 छोटे 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 सेक्शंस होते हैं, जिसे हम कहते हैं टेस्टिक्युलर लॉब्यूल्स। इनफैक्ट एक टेस्टिस के अंदर लगभग 250 यानी कि 250 लॉब्यूल्स तक होते हैं। अगला स्ट्रक्चर है सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। वेरी वेरी सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि स्पर्म का प्रोडक्शन एक्चुअली इन्हीं टिब्यूल्स के अंदर होता है, राइट। टेस्टिस के अंदर तो होता ही है, टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के अंदर ही स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। नाम से पता चल रहा है कि ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। ये कहाँ पे पाए जाते हैं? ये टेस्टिक्युलर लॉब्यूल्स के अंदर पाए जाते हैं। एक लॉब्यूल के अंदर लगभग अप्रॉक्सीमेटली 1 से 3 सेमिनिफेरस टिब्यूल्स होते हैं। तो मतलब सीन कुछ ऐसा है कि एक टेस्टिस है, एक टेस्टिस के अंदर करीब करीब 250 टेस्टिक्युलर लॉब्यूल्स हैं, और एक टेस्टिक्युलर लॉब्यूल के अंदर 1 से 3 सेमिनिफेरस टिब्यूल्स होते हैं। अगला पार्ट है मेल जर्म सेल्स, जिसे स्पर्मेटोगोनिया भी कहा जाता है। नाउ अगेन दे आर ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पता है ये क्या होते हैं। ये सबसे पहली बात तो इनके बारे में कि ये सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के अंदर का लाइनिंग को बनाते हैं, ठीक है। ये इनके बारे में पहली बात है। बट ये सुपर डुपर इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि ये वो वाले सेल्स होते हैं जो मायोसिस अंडरगो करते हैं और क्या बनाते हैं? स्पर्म्स बनाते हैं। एग्जैक्टली तो इस वजह से ये सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। इन्हें हम स्पर्मेटोगोनिया भी कहते हैं। तो जब हम स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस पढ़ेंगे कि एग्जैक्टली स्टेप बाय स्टेप स्पर्म बन कैसे रहा है, वहां पर हम देखेंगे मेल जर्म सेल्स प्ले अ वेरी क्रिटिकल रोल। उसके बाद नेक्स्ट आता है लाइन में सर्टोली
सर्टोली सेल्स क्या होते हैं? ये जो सेल्स है ये भी सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के अंदर वाले इनर लाइनिंग में पाए जाते हैं। इनका काम होता है मेल जर्म सेल्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करना। अब मेल जर्म सेल्स बहुत ज़रूरी है भाई, उनका मतलब तरोताज़ा रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो जब मायोसिस अंडरगो करेंगे, वो जब डिवाइड करेंगे, तब जाके हमें स्पर्म मिलेगा। तो अब इनके एक्टिव रहने के लिए, इनके स्वस्थ रहने के लिए इन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है? नरिशमेंट की। तो नरिशमेंट कौन देता है? सर्टोली सेल्स। नेक्स्ट है लेडिग सेल्स। लेडिग सेल्स क्या होते हैं? ये वैसे सेल्स होते हैं जो सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के बाहर लाई करते हैं, राइट। अब देखो सेमिनिफेरस टिब्यूल्स कहाँ पे होता है? सोचो, टेस्टिस के अंदर, टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स के अंदर इनफैक्ट, ठीक है। तो सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के जो बाहर जो सेल्स लाई करेंगे, दे आर लाइक इंटरस्टिशियल सेल्स। जो बीच की जो जगह है ना, जो खाली जगह है, उनको फिल करने वाले सेल्स हैं ये। इनका काम क्या होता है? ये सिंथेसाइज करते हैं और सिक्रीट करते हैं एंड्रोजेंस। व्हाट आर एंड्रोजेंस? एंड्रोजेंस टेस्टिकुलर हॉर्मोन्स होते हैं जो किसी भी ह्यूमन मेल में मेल कैरेक्टरिस्टिक्स के डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। इसके बाद बात करेंगे हम रेटेटेस्टिस के बारे में। रेटेटेस्टिस क्या होता है? एक ट्यूब का नेटवर्क होता है। मैंने पहले ही बताया था, राइट, कि स्पर्म्स को जो है ना बहुत सारे ट्यूब्स के थ्रू गुजरना पड़ता है, सो दैट इट इज फाइनली एबल टू मीट द हीरोइन ऑफ द मूवी, यानी कि फाइनली वो कहाँ पे जाके लैंड कर सके? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, है ना। तो फिलहाल रेटेटेस्टिस क्या होता है? ये क्या होता है कि ये एक नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स होता है, बहुत सारे ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स का एक नेटवर्क होता है। इसका काम क्या होता है? स्पर्म्स को कैरी करना फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स टू वासा इफरेंशिया, ठीक है। देखो, नाम में कंफ्यूज नहीं होना है। हमने इससे पहले जब हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे तो वहां पे हमने पढ़ा था वास डिफरेंस, ठीक है। वो कहां से कहां कनेक्टेड होता था? वो एपिडिडाइमस से किसको कनेक्ट करता था? इजैक्यूलेटरी डक्ट को। अभी फिलहाल हम एक टेस्टिस के अंदर के स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर सीन में कौन आ जाता है? वासा इफरेंशिया, ठीक है। वासा एफरेंशिया। तो वासा एफरेंशिया क्या करता है? वासा एफरेंशिया भी एक डक्ट लाइक या ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो रेटेटेस्टिस को कनेक्ट करवाता है एपिडिडाइमस के इनिशियल पार्ट में, राइट। क्योंकि अब आप थोड़ा सा टेस्टिस से अगर बाहर आते हो तो टेस्टिस के अंदर तो स्पर्म बन गया। अब स्पर्म किसके थ्रू आ गया? रेटेटेस्टिस के थ्रू स्पर्म उससे बाहर आएगा। बाहर आके किस में जाएगा? एपिडिडाइमस में जाएगा, राइट। तो एपिडिडाइमस के इनिशियल पार्ट को और रेटेटेस्टिस को, इनको कनेक्ट करवाता है वासा एफरेंशिया। सो ये वासा एफरेंशिया को एफरेंट डक्ट भी कहा जाता है। तो बच्चों, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में इतना कुछ देखने के बाद अब हम ये बता सकते हैं कि भाई स्पर्म का ओवरऑल फ्लो कहाँ से कहाँ होता है, राइट। तो सबसे पहले तो ये बताओ कि स्पर्म्स बनते कहाँ पे हैं? आप बोलोगे टेस्टिस। मैं पूछूंगी टेस्टिस के अंदर कहाँ? तो आप बोलोगे सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। एब्सोल्युटली, सेमिनिफेरस टिब्यूल्स में बन जाने के बाद ये कहाँ पहुँचते हैं? रेटेटेस्टिस। एब्सोल्युटली, रेटेटेस्टिस से ये जाते हैं वासा इफरेंशिया और वासा इफरेंशिया से ये निकल जाते हैं एपिडिडाइमस में। एपिडिडाइमस से ये जाते हैं वास डेफरेंस। वास डेफरेंस इसे लेके जाता है इजैक्यूलेटरी डक्ट में और वहां से ये बाहर रिलीज होता है थ्रू यूरेथ्रा। तो चलो बच्चों, अब बारी है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की सबसे डिस्टिंग्विशेबल बात ये है फ्रॉम द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कि ये जो है एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ही लाई करता है। मतलब किसी भी फीमेल की बॉडी में जो एब्डोमेन वाला स्पेस होता है, जो एब्डोमिनल कैविटी होता है, उसी के अंदर लाई करता है, टुवर्ड्स द लोअर एब्डोमेन लाई करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट पार्ट, अ पेयर ऑफ ओवरीज। ओवरी जोड़े में पाए जाते हैं, 2 ओवरीज होते हैं। फैलोपियन ट्यूब होता है, यूटरस होता है, सर्विक्स होता है और होता है वेजाइना। कहानी की शुरुआत करेंगे विथ ओवरी। ओवरी इज द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन। ये जोड़े में पाए जाते हैं, एग्जिस्ट इन पेयर्स। पोजीशन की बात करें तो यूटेरस के दोनों तरफ 2 ओवरीज पाई जाती हैं। जिस तरह से एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस के अंदर प्रोड्यूस होता है स्पर्म, उसी तरह से एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरी के अंदर प्रोड्यूस होता है ओवम या फिर एग या फिर फीमेल गैमेट। इतना ही नहीं, दिस ओवरी ऑल्सो प्रोड्यूसेस फीमेल हॉर्मोन्स जैसे कि ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन।
अब बात करते हैं ओवरी के स्ट्रक्चर की। ओवरी अगर हम लेंथ वाइज देखें तो ये 2 to 4 सेंटीमीटर होता है लेंथ में। ये कवर्ड होता है एक थिन एपिथेलियम से। एक तरफ ये यूटरस के साथ कनेक्टेड होता है, दूसरी तरफ ये पेल्विक वॉल के साथ कनेक्टेड होता है थ्रू लिगामेंट्स। अगर हम बात करें ओवेरियन स्ट्रोमा की, व्हाट इज स्ट्रोमा, मतलब ओवरी के अंदर का जितना भी सामान है दैट इज कॉल्ड ओवेरियन स्ट्रोमा। ओवेरियन स्ट्रोमा में बहुत ही रिचली ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं। इसके अलावा फॉलिकल्स ढेर सारे पाए जाते हैं, ठीक है। इनफैक्ट ओवेरियन स्ट्रोमा जो वर्ड है इसको हम यूज करते हैं कनेक्टिव टिश्यू के लिए। ये एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू होता है जो ओवरी के अंदर पाए जाने वाले सारे स्ट्रक्चर्स को एक साथ बाइंड करके रखता है। स्ट्रोमा को हम 2 हिस्सों में कैटेगराइज कर सकते हैं। जो आउटर रीजन होता है ओवरी का उसे हम कहते हैं पेरिफेरल कॉर्टेक्स, और जो अंदर वाला रीजन होता है ओवरी का उसे हम कहते हैं इनर मेड्यूला। अगला स्ट्रक्चर है फैलोपियन ट्यूब, जिसे हम ओविडक्ट भी कहते हैं। फैलोपियन ट्यूब भी जोड़े में एग्जिस्ट करता है क्योंकि दोनों तरफ जो ओवरी होती है उन ओवरीज को यूट्रस के साथ कनेक्ट करने वाला जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है उसे ही हम फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। फैलोपियन ट्यूब का मेन काम होता है ओवरी से ओवम को रिसीव करना, मतलब ओवरी में ओवम प्रोड्यूस होता है, उस ओवम को ये ट्यूब के थ्रू इस ट्यूब में लेकर आते हैं जहां पर फर्टिलाइजेशन होता है। इसका यही मतलब हुआ कि इस फैलोपियन ट्यूब तक किसी ना किसी तरीके से हमारा मेल गैमेट यानी कि हीरो यानी कि स्पर्म भी पहुंचता है और वहां पर होता है फ्यूजन। अगर इसके लेंथ की बात करें तो लगभग एक फैलोपियन ट्यूब 10 to 12 सेंटीमीटर लंबा होता है। फैलोपियन ट्यूब को हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। जो इसका सबसे पेरिफेरल रीजन होता है, मतलब जो पार्ट फैलोपियन ट्यूब का वो वाला पार्ट जो ओवरी से कनेक्टेड होता है और उसका काफ़ी वाइड माउथ होता है, उसे हम कहते हैं इनफंडिब्यूलम। उसके बाद जो इसका मिडिल पार्ट होता है उसका नाम है एम्प्यूला, और फिर जो उसका नैरो पार्ट होता है जो सीधा यूट्रस से कनेक्ट होता है उसे हम कहते हैं इस्थमस। अगला पार्ट है यूट्रस। यूट्रस को अगर हम ध्यान से देखें तो ये एक तरह से पियर शेप्ड एक स्ट्रक्चर होता है और इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, और वो फंक्शन ये होता है कि ये फीटस को डेवलप करता है अपने पास रख के। मतलब ये जो हम कहते हैं ना कि जब एक वुमन प्रेग्नेंट रहती है तो वो बच्चे को अपने कोक में रखती है फॉर 9 months। सो व्हाट इज दैट कोक? दैट इज बेसिकली द वूम्ब विच इज ऑल्सो द यूट्रस। यूट्रस के अंदर ही जो फीटस होता है वो धीरे धीरे 9 महीने में डेवलप होता है। सो दैट मीन्स यूट्रस एक मस्क्यूलर स्ट्रक्चर होता है। उसका मस्क्यूलर होना जरूरी है क्योंकि भाई जैसे जैसे वो बेबी बड़ा होगा द यूट्रस ऑल्सो हैज टू एक्सपैंड एंड क्रिएट दैट स्पेस फॉर द बेबी, राइट। सो दैट्स द यूट्रस। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है सर्विक्स। यूट्रस का ही नीचे की तरफ लोअर पार्ट जो थोड़ा सा नैरो होता है, इतना चौड़ा नहीं होता है, नैरो लोअर पार्ट ऑफ यूट्रस, उसे हम कहते हैं सर्विक्स। द नेक्स्ट पार्ट इज वेजाइना। वेजाइना जिसे हम बर्थ कैनल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं बर्थ कैनल? क्योंकि ये जो बेबी जो यूट्रस में रहता है 9 महीने, जब इस बेबी की डिलीवरी होती है तो वो बच्चा जो है वो इसी ट्यूब के थ्रू बाहर निकलता है। तो वेजाइना एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके थ्रू बर्थ होता है एक बच्चे का। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बर्थ कैनल। वेजाइना की एक और खास बात ये होती है कि ये वही जगह है जहां पर स्पर्म्स रिलीज होते हैं। सो ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि जब स्पर्म्स रिलीज होते हैं, स्पर्म्स याद करो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कौन से ट्यूब से रिलीज होते हैं? यूरेथ्रा से रिलीज होते हैं, राइट। सो मैंने बताया था स्पर्म के साथ बहुत सारे और फ्लूइड्स होते हैं जो पेनिस को लुब्रिकेट कर देते हैं, जो ये जो ट्यूब है वेजाइना का जो ये ट्रैक्ट है इसको भी लुब्रिकेट कर देते हैं सो दैट द स्पर्म्स कैन इजीली मूव इन, राइट। तो स्पर्म्स का जो रिलीज होता है वो इसी वेजाइना पे होता है। इनफैक्ट टू मेंशन इट स्पेशली, जैसा कि मैंने बताया कि जो वेजाइना का जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है और जो सर्विक्स होता है, सर्विक्स का जो कैनल होता है, ये दोनों चीज एक साथ में मिल करके भी कई बार इनको कहा जाता है बर्थ कैनल। तो बच्चों जैसा कि मैंने बताया दैट यूट्रस प्लेज अ वेरी क्रिटिकल रोल। क्यों? क्योंकि यूट्रस अपने अंदर एक बच्चे को रखता है फॉर अप टू 9 months। बिग टास्क, राइट। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं यूट्रस के वॉल्स के बारे में। क्यों? क्योंकि ये जो वॉल्स होते हैं ना ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो यूट्रस के टोटल 3 वॉल्स होते हैं, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम जो है ये इसका सबसे आउटर लेयर होता है, एक्सटर्नल लेयर होता है, ये थिन लेयर होता है और ये लूज कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है।
उसके बाद चलते हैं मायोमेट्रियम, एम से मायो, एम से मिडिल। मायोमेट्रियम इसका मिडिल लेयर होता है, लेकिन मायोमेट्रियम जो है ये काफ़ी थिक लेयर होता है और ये बना होता है स्मूथ मसल्स से। स्मूथ मसल्स से इसलिए क्योंकि ये जो लेयर होता है ना ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, एंड स्मूथ मसल्स जो है दे आर केपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। तो जब एक बेबी की डिलीवरी हो रही होती है तो ये जो लेयर होता है यही लेयर है वो लेयर यूट्रस का जो कॉन्ट्रैक्ट करता है। इनफैक्ट यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन से ही जो बेबी है दैट इज पुश्ड आउट ऑफ द यूट्रस थ्रू द वेजाइनल ओपनिंग। दैट्स हाउ द डिलीवरी ऑफ अ बेबी हैपन्स। अब बारी है एंडोमेट्रियम की। एंडो मतलब इनर, तो ये सबसे ज़्यादा इनर लेयर होता है एंड इट इज़ अ ग्लैंड्यूलर लेयर, ये ग्लैंड से बने होते हैं। ठीक है, इस लेयर की खास बात क्या होती है? इस लेयर का मेन काम होता है टू सपोर्ट द फीटस जो कि इम्प्लांटेड है। मैं अभी जब हम आगे चलेंगे तो हम देखेंगे कि किस तरीके से जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, जब स्पर्म और ओवम का फर्टिलाइजेशन हो चुका होता है उसके थोड़े टाइम के बाद किस तरीके से वो जो हमारा जाइगोट होता है वो जाके बस जाता है या फिर अटैच हो जाता है इन द यूट्रस। तो यूट्रस में अटैच होने के लिए उसको यूट्रस के वॉल के साथ अटैच होना पड़ेगा। तो वो कौन से वॉल के साथ अटैच होता है? सबसे इनर वॉल के साथ, विच इज़ द एंडोमेट्रियम। ठीक है, तो एंडोमेट्रियम को जो है सपोर्ट करना पड़ता है उस फीटस को जो वहाँ पे डेवलप होने वाला है फॉर 9 मंथ्स। तो क्या होता है कि ये जो एंडोमेट्रियम वाला जो वॉल है ना, ये वॉल अपने आप को तैयार करता है, राइट, एंड इट वेट्स कि भाई आएगा, जाइगोट आएगा और मैं उसे सपोर्ट करूंगा, मेरे से अटैच होगा। लेकिन लेट अस सपोज दैट देयर इज नो प्रेगनेंसी, जब तक कोई फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होती है तब तक तो वो जाइगोट बनता नहीं है, राइट। सो दिस ओनली हैपन्स व्हेन अ फीमेल इज प्रेग्नेंट। ठीक है, अब मान लो क्या होता है कि ये एंडोमेट्रियम अपना वॉल बनाता है और वेट करता रहता है कि जाइगोट आएगा। बट अगर कोई जाइगोट नहीं आता है, बोलने का मतलब है कि अगर कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही होती है, वैसे केस में क्या होता है, एंडोमेट्रियम सोचता है कि भाई कोई आने वाला तो है नहीं, कोई बच्चे को सपोर्ट तो करना है नहीं 9 महीने तक, तो फिर मेरा क्या काम। सो एज अ रिजल्ट द एंडोमेट्रियम जो है वो शेड कर जाता है। एंड दिस शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम मतलब वो एंडोमेट्रियम ने जो अपना लेयर बनाया था ना वो टूट जाता है, और जब वो टूट जाता है तो क्या होता है, तो ब्लीडिंग होती है, एंड दैट इज व्हाट इज सीन एज मेंस्ट्रुएशन इन फीमेल्स। तो इसीलिए आप देखोगे कि फीमेल की बॉडी में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो पीरियोडिकली होता है, लाइक एवरी मंथ देयर इज अ मेंस्ट्रुअल साइकिल, राइट। तो पीरियोडिकली क्यों होता है? क्योंकि हर महीने जो एंडोमेट्रियम है वो अपना वॉल बनाता है, वेट करता है कि देखते हैं इस महीने बेबी आता है कि नहीं। अगर बेबी आ गया दैट मीन्स द फीमेल इज प्रेग्नेंट। तो इफ द फीमेल इज प्रेग्नेंट तो उस केस में जब तक वो फीमेल प्रेग्नेंट रहती है, दैट इज फॉर अ पीरियड ऑफ 9 मंथ्स, तब तक उसको मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि एंडोमेट्रियम जो है उसे तो रहना है ना भाई, उसे बेबी को सपोर्ट करना है, राइट। लेकिन इफ द फीमेल इज नॉट प्रेग्नेंट तो क्या होता है, एंडोमेट्रियम अपने आप को तोड़ लेता है, तो शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम से ब्लीडिंग होती है एंड दैट इज सीन एज मेंस्ट्रुएशन। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं फीमेल एक्सटर्नल जेनिटालिया। जो एंटायर सेट ऑफ फीमेल जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं उसके लिए एक टर्म यूज किया जाता है वल्वा। अभी तक हमने वेजाइना के बारे में पढ़ा। वेजाइना क्या होता है? वो वाला पासवे होता है जो एक्सटीरियर की तरफ, बाहर की तरफ ओपन होता है इन वल्वा और पीछे की तरफ कनेक्टेड होता है टू सर्विक्स। ठीक है, तो अगर पूरे स्ट्रक्चर को इमेजिन करो तो कुछ ऐसा होता है, एक यूट्रस है, यूट्रस के नीचे वाला हिस्सा विच इज़ नैरो उसको हम सर्विक्स कहते हैं। सर्विक्स के नीचे होता है वेजाइना, वेजाइना बाहर की तरफ जो खुलता है जहाँ पे दैट इज़ वल्वा। ठीक, अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं अबाउट लैबिया। व्हाट इज़ लैबिया? हम नोटिस करेंगे कि वेजाइना के चारों तरफ फ्लैशी लिप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसे हम कहते हैं लैबिया। लैबिया भी 2 टाइप के होते हैं, कह सकते हो, लैबिया मेजोरा, लैबिया माइनोरा। लैबिया मेजोरा जो है ये आउटर लेयर को हम कहते हैं, ये बने होते हैं फैटी टिश्यू से एंड मोस्टली ये कवर्ड होते हैं विथ प्यूबिक हेयर। अब बात करते हैं लैबिया माइनोरा की। माइनोरा जो है ये इनर फोल्ड ऑफ स्किन होता है। इसकी खास बात ये होती है कि विथ मैच्योरिटी इसका कलर या टेक्सचर जो है ये चेंज हो सकता है, इट कैन ग्रो एंड इट कैन चेंज इट्स कलर। सो दैट्स लैबिया माइनोरा। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे एक अगले स्ट्रक्चर की विच इज हाइमेन। हाइमेन क्या होता है? ये एक मेम्ब्रेनस फ्लैप होता है ऑन द वेजाइनल ओपनिंग। मतलब वेजाइना का जो ओपनिंग होता है ना वहाँ पे यूँ समझ लो एक कर्टन सॉर्ट ऑफ चीज़, एक फ्लैप, दैट इज हाइमेन।
ठीक है। होता कुछ यूं है कि जब फर्स्ट टाइम सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, यानी कि जब फर्स्ट टाइम पेनिस की एंट्री होती है इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, इनटू द वेजाइना, उस समय क्या होता है कि कई बार ये जो हाइमेन होता है ये टूट जाता है। बिकॉज एज आई सेड, हाइमेन जो है ये एक कर्टन की तरह होता है, एक फ्लैप की तरह होता है। इट इज नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग थिंग दैट इट कांट बी ब्रोकन, ठीक है। तो ये टूट जाता है, तो जब ये टूट जाता है तो उसका रिजल्ट क्या होता है? ब्लीडिंग। सो ब्लीडिंग रिजल्ट्स। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि हाइमेन जो है ये सिर्फ सेक्सुअल इंटरकोर्स से ही टूटे। ऐसा भी हो सकता है कि इफ अ पर्सन इज इन्वॉल्व्ड इन वेरी एक्टिव स्पोर्ट्स में एक्टिव पार्टिसिपेशन है, या रनिंग, जॉगिंग, इस तरह की चीज़ों में अगर बहुत एक्टिवली कोई पार्टिसिपेट कर रहा है, तो उस एक्टिव पार्टिसिपेशन की वजह से भी कई बार हाइमेन जो है वो टूट जाता है। दैट शोज कि हाइमेन जो है ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सी चीज़ नहीं होती, इट इज़ अ वेरी थिन मेम्ब्रेनस फ्लैप जो टूट सकता है, ठीक है। ओके, सो दैट्स अबाउट हाइमेन। इसके बाद बात करेंगे हम एक छोटे से स्ट्रक्चर के बारे में, विच इज क्लिटोरस। व्हाट इज क्लिटोरस? इट इज अ स्मॉल फ्लैप ऑफ टिश्यू जो पाया जाता है एट द जंक्शन, एट द अपर जंक्शन ऑफ लैबिया माइनोरा। तो जो लैबिया माइनोरा होता है, लैबिया माइनोरा क्या होता है? वेजाइना के आसपास जो इनर लेयर ऑफ स्किन होता है वो वाला होता है लैबिया माइनोरा। अब उस इनर लेयर ऑफ स्किन के ऊपर वाले पार्ट में, जो ऊपर वाला उसका जॉइंट वाला पार्ट होता है, वहां पर पाया जाता है एक छोटा सा फ्लैप टिश्यू का। दैट फ्लैप इज कॉल्ड क्लिटोरस। क्लिटोरस का फंक्शन क्या होता है? सो बेसिकली क्लिटोरस में बहुत सारे नर्व्स इन्वॉल्व होते हैं, और चूंकि यहाँ पे बहुत सारे नर्व एंडिंग्स होते हैं, सो इट गिव्स अ लॉट ऑफ सेंसेशन टू द फीमेल। सो एज सच क्लिटोरस का रिप्रोडक्शन में कोई फंक्शन नहीं होता, इट हैज नो रोल इन द रिप्रोडक्शन, बट इट इज कॉल्ड द प्लेजर सेंटर फॉर फीमेल्स ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट मैमरी ग्लैंड्स। सो मैमरी ग्लैंड्स आर लोकेटेड इन द फीमेल ब्रेस्ट्स। ये भी पेयर में पाए जाते हैं। ये दे आर कंपोज्ड ऑफ ग्लैंड्यूलर टिश्यू एंड फैट। इनका मेन फंक्शन होता है दैट दे प्रोड्यूस मिल्क आफ्टर चाइल्ड बर्थ। जैसा कि हम सभी को पता है, जैसे ही एक छोटा बच्चा पैदा होता है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर दैट न्यू बॉर्न चाइल्ड इज मदर्स मिल्क, राइट। तो ये मदर्स मिल्क का जो प्रोडक्शन होता है दैट हैपेंस इन द मैमरी ग्लैंड्स। तो अब चलो देखते हैं मैमरी ग्लैंड के स्ट्रक्चर को। तो अगर हम मैमरी ग्लैंड के स्ट्रक्चर को देखें तो हर एक मैमरी ग्लैंड में, मतलब हर एक ब्रेस्ट के अंदर के स्ट्रक्चर को अगर हम देखें, सो इट कंटेन्स मैमरी लोब्स। मतलब ऐसे ऐसे सेक्शंस बने होते हैं जिसे हम मैमरी लोब्स कहते हैं। रफली अगर देखा जाए तो ईच ब्रेस्ट हैज 15 to 20 मैमरी लोब्स। अच्छा, मैमरी लोब्स के अंदर अगर हम झांकें तो हम देखेंगे कि दे हैव एल्वियोलाई। सो व्हाट आर एल्वियोलाई? कह सकते हो बंच ऑफ सेल्स या फिर क्लस्टर ऑफ सेल्स इनसाइड द मैमरी लोब्स। मैमरी लोब्स के अंदर जो क्लस्टर ऑफ सेल्स हैं उनको हम बोलेंगे एल्वियोलाई। अब ऐसे बहुत सारे एल्वियोलाई ज्वाइन करके बनाते हैं मैमरी ट्यूब्यूल्स। एल्वियोलाई की अगर हम बात करें तो एल्वियोलाई के अंदर वाले साइड में, इनर लाइनिंग में होती है मिल्क सिक्रीटिंग सेल्स। तो अब आपको समझ में आया कि कहाँ से ये मिल्क प्रोड्यूस होता है, बिकॉज वी हैव दीज मिल्क सिक्रीटिंग सेल्स, ठीक है। ये सारे एल्वियोलाई जो है दे ओपन अप एट मैमरी ट्यूब्यूल्स, जो कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। बहुत सारे मैमरी ट्यूब्यूल्स साथ में जुड़ करके बनाते हैं मैमरी डक्ट, और बहुत सारे मैमरी डक्ट साथ में जुड़ करके एक वाइडर डक्ट बनाते हैं जिसे हम कहते हैं लैक्टिफेरस डक्ट। तो लैक्टिफेरस डक्ट के थ्रू ही जो बेबी है वो मिल्क को सक करता है फ्रॉम द मदर्स। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा पहला प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि अब जो है हम अवेयर हो चुके हैं अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। तो वी आर ऑल सेट टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो पहला स्टेप है दैट इज गैमेटोजेनेसिस, मतलब गैमेट फॉर्मेशन। अब यार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर होना है, मतलब इट्स लाइक शादी अगर होनी है तो दूल्हा चाहिए, दुल्हन चाहिए, राइट। तो सबसे पहले तो दूल्हे को पैदा होना होगा, उसी तरह दुल्हन को पैदा होना होगा, उसके बाद तो हम फ्यूजन की बात करेंगे, है ना। तो यहाँ पर हम वही गैमेटोजेनेसिस की बात करेंगे, यानी कि ये मेल और फीमेल गैमेट्स बन कैसे रहे हैं। तो मेल गैमेट्स के बनने का जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। ऑब्वियसली स्पर्म बन रहा है इससे, इसीलिए स्पर्मेटोजेनेसिस। फीमेल गैमेट का जो फॉर्मेशन का प्रोसेस है उसे हम कहते हैं oogenesis। तो ये दोनों प्रोसेस को डिटेल में समझेंगे। चलो सबसे पहले शुरू करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस की कहानी। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म फॉर्मेशन। स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ पर होता है? मैंने बताया था स्पर्म कहाँ पे फॉर्म होते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम याद करो,
टेस्टिस के अंदर, यस, टेस्टिस के अंदर कहाँ पे? सेमिनिफेरस टिब्यूल्स में, एग्जैक्टली। तो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है सेमिनिफेरस टिब्यूल्स में। कब होता है? तो एक मेल में, एक ह्यूमन मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू होता है एट प्यूबर्टी, और मेल्स में प्यूबर्टी कब तक आती है? लगभग 13 to 14 ईयर्स ऑफ एज में, यस एब्सोल्युटली। ठीक है, अब हम देखेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस की जो कहानी है, इसमें एक लीड रोल प्ले करता है, बोलो कौन? मेल जर्म सेल्स, एब्सोल्युटली, जिसे हम स्पर्मेटोगोनिया भी कहते हैं। मेल जर्म सेल्स के बारे में कहाँ पे डिस्कस किया था? सोचो सोचो सोचो, टेस्टिस का इंटरनल स्ट्रक्चर डिस्कस किया था ना? एब्सोल्युटली। सेमिनिफेरस टिब्यूल्स, मैंने बोला था सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के इनर लाइनिंग में पाए जाते हैं मेल जर्म सेल्स। सो मेल जर्म सेल्स ही वो सेल्स होते हैं जो सेल डिवीजन अंडरगो करके स्पर्म्स बनाते हैं। कैसे बनाते हैं अभी समझेंगे। तो चलो बच्चों देखते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के एंटायर प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप। तो इस प्रोसेस की शुरुआत होती है मेल जर्म सेल्स यानी कि स्पर्मेटोगोनिया से। मेल जर्म सेल्स कहां पे प्रेजेंट होते हैं बताओ? मेल जर्म सेल्स प्रेजेंट होते हैं सेमिनिफेरस टिब्यूल के अंदर वाले लाइनिंग पे, इनर लाइनिंग पे ये प्रेजेंट होते हैं। इन्हीं को हम स्पर्मेटोगोनिया भी कहते हैं। ये कैसे होते हैं? ये डिप्लॉयड होते हैं, 2n। ठीक है, अब इन मेल जर्म सेल्स में से कुछ सेल्स जो हैं दे डिफरेंशिएट एंड दे अंडरगो मायोसिस। ठीक है, तो ये जो सच स्पेशल सेल्स, सच स्पेशल मेल जर्म सेल्स, उन्हें हम कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। ठीक है, तो बात को समझो। मेल जर्म सेल्स जो है ये माइटोसिस अंडरगो करके, माइटोसिस मतलब सिर्फ उनका नंबर इंक्रीज होता है बट दे आर स्टिल डिप्लॉयड। ठीक है, अब इनमें से कुछ सेल्स बोलते हैं कि नहीं मुझे ना मायोसिस अंडरगो करना है। मायोसिस बोले तो रिडक्शन डिवीजन, ठीक है ना। तो ये जो सेल्स होते हैं जो मायोसिस अंडरगो करते हैं उनको हम कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। तो अब आप मुझे बताओ कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो है ये हैप्लॉइड होगा या डिप्लॉयड? ऑब्वियसली डिप्लॉयड, राइट, क्योंकि यहां से यहां तक कोई रिडक्शन तो हुआ ही नहीं है। सो दीज आर माई डिप्लॉयड सेल्स। ठीक है, लेकिन अब ये कहते हैं कि भाई हमको जो है मायोसिस अंडरगो करना है, मायोसिस। ठीक है, मायोसिस क्या होता है हमें पता है, रिडक्शन डिवीजन। मतलब मायोसिस में अगर शुरुआत करोगे एक डिप्लॉयड सेल से तो आपको बाद में जाके मिलेगा हैप्लॉयड सेल, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। ठीक, ओके। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जब पहले एक मायोसिस 1 अंडरगो करेगा तो ये बनाएगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब आप मुझे बताओ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैप्लॉइड होंगे या डिप्लॉयड? हैप्लॉइड, ऑब्वियसली ये हैप्लॉइड होंगे। ठीक है, तो ये हैप्लॉइड सेल्स होंगे। अब यहां पर नंबर में भी ना चेंज आएगा, मतलब क्रोमोसोम नंबर में तो चेंज आ ही रहा है, तभी डिप्लॉयड से हैप्लॉइड हो रहा है, नंबर में भी चेंज आएगा। ठीक है, जैसे मान लो अगर हमने एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से शुरुआत की थी तो अब हमें एक डिप्लॉयड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 2 हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मिलेगा। तो देखो नंबर भी बढ़ रहा है, दैट इज व्हाई दिस इज सेल डिवीजन, क्योंकि नंबर भी बढ़ेगा। तो यानी कि अगर मैंने ये शुरुआत एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से की थी तो अब मुझे 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स मिलेगा जो कि हैप्लॉइड होगा। ओके, बहुत बढ़िया। अब ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में रुकने वाला तो है नहीं भाई, तो ये भी अंडरगो किए जाएगा मायोसिस। अब क्या होगा, मायोसिस में क्या होता है, एक मायोसिस 1 एक मायोसिस 2 होता है, याद होगा ना सबको, मायोसिस 1 एंड मायोसिस 2। जो मायोसिस 1 होता है वो रिडक्शन डिवीजन होता है जिसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है। जो मायोसिस 2 होता है वो माइटोसिस की तरह होता है, यानी कि इक्वेशनल डिवीजन होता है ना। तो ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मायोसिस 2 अंडरगो करेगा और बनाएगा स्पर्मेटिड्स। आप मुझे बताओगे स्पर्मेटिड्स क्या होंगे, हैप्लॉइड या डिप्लॉयड? हैप्लॉइड होंगे, एब्सोल्युटली। क्यों? क्योंकि यहां पर इक्वेशनल डिवीजन हो रहा है, तो ये स्पर्मेटिड्स भी हैप्लॉइड होंगे। लेकिन फर्क क्या होगा, अगर हमने 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से शुरुआत करी थी तो अब मुझे कितने मिल जाएंगे, मुझे मिल जाएंगे 4, एब्सोल्युटली। तो यहां पर मुझे मिल जाएगा 4 स्पर्मेटिड्स जो कि हैप्लॉइड सेल्स होंगे। ओके, अब देखो क्या होगा, ये जो स्पर्मेटिड्स हैं इन्हीं स्पर्मेटिड्स से बनेंगे स्पर्म्स,
एंड स्पर्म्स आर द मेल सेल्स या फिर मेल गैमेट्स। तो स्पर्म बनाना ही हमारा क्या था, मेन गोल था इस प्रोसेस का, राइट। तो ये जो प्रोसेस होता है जिसमें स्पर्मेटिड से स्पर्म्स बनते हैं, और ये स्पर्म्स क्या होते हैं, ये भी हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड होंगे ऑब्वियसली यार, तभी तो स्पर्म जो है वो ओवम के साथ मिल करके एक डिप्लॉइड सेल बनाते हैं विच इज जाइगोट, है ना, ये हमें पता है। तो ये वाला जो स्टेप है जिसमें स्पर्मेटिड से स्पर्म बन रहे हैं, ये जो स्टेप है जिसमें स्पर्मेटिड से स्पर्म बन रहे हैं, इस स्टेप को हम कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। तो ये जो स्टेप है जिसमें स्पर्मेटिड से स्पर्म्स बन रहे हैं, इसे हम कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, इसको कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, चलो स्पर्म बन गया, उसके बाद क्या, स्पर्म बन गया, लेकिन स्पर्म का रिलीज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि रिप्रोडक्शन करने के लिए, फर्टिलाइजेशन करने के लिए स्पर्म को कहां तक पहुंचना होगा, फीमेल गैमेट तक पहुंचना होगा, राइट। तो रिलीज ऑफ स्पर्म होता है उसके बाद, ठीक है, जिसे हम कहते हैं स्पर्मिएशन। तो ये स्पर्म्स कहां से रिलीज होते हैं, ये स्पर्म जो है दे आर रिलीज्ड फ्रॉम द सेमिनिफेरस टिब्यूल। क्योंकि ये सब कुछ कहाँ पे हो रहा था, सेमिनिफेरस टिब्यूल में। मैंने बोला था मेल जर्म सेल्स कहाँ होते हैं, इनर लाइनिंग ऑफ सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। इसीलिए तो मैंने पहले ही बताया था कि जो सेमिनिफेरस टिब्यूल्स होते हैं जो कि टेस्टिस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वहां पर ही स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, यानी कि वहां पर ही स्पर्म प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो स्पर्म का जो ये रिलीज का प्रोसेस होता है उसे कहा जाता है, उसका एक नाम दे दिया गया है, that is spermiation। ठीक है, तो सबको ये पूरा प्रोसेस क्लियर है, दिस एंटायर प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस स्टेप बाय स्टेप। यहां पे देखो, एक तो याद रहना चाहिए कि भाई कैसे हो रहा है, ये भी याद रहना चाहिए कि कौन सा चीज हैप्लॉइड है, कौन सा चीज डिप्लॉइड है, क्योंकि कई बार एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्पेशली मल्टीपल चॉइस में, कि भाई डिप्लॉइड होगा कि हैप्लॉइड होगा। ठीक है, अगर आपको फ्लो समझ में आ गया है, अमेजिंग। सवाल ये उठता है कि भाई प्यूबर्टी पे ऐसा क्या मैजिक होता है जिसकी वजह से इतने सारे चेंजेस होने लगते हैं, ऐसा क्या मैजिक होता है जिसकी वजह से स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है ये प्यूबर्टी पे स्टार्ट होने लगता है, राइट। वैलिड क्वेश्चन है ना। तो भाई होता कुछ यूं है कि प्यूबर्टी के दौरान गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हॉर्मोन्स का सिक्रीशन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। अब आप पूछोगे गोनाडोट्रोपिन्स क्या होते हैं, ये वैसे हार्मोन्स होते हैं जिसे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करते हैं, बट ये हार्मोन्स एक्ट करते हैं गोनाड्स पे, यानी कि ओवरीज एंड टेस्टिस पे ये एक्ट करते हैं और ये स्टिम्युलेट करते हैं प्रोडक्शन ऑफ सेक्स हार्मोन्स। ठीक है, तो अब चलो स्पेसिफिकली देखते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो होता कुछ यूं है कि भाई गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स स्टिमुलेट हो जाते हैं एट प्यूबर्टी, जिसकी वजह से कुछ गोनाडोट्रोपिन ज़्यादा रिलीज होते हैं, जैसे कि LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड FSH फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। अब देखो ये हार्मोन्स क्या करते हैं, अगर बात करें हम LH की, ठीक है, तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एक्ट करता है लेडिग सेल्स पे। लेडिग सेल्स क्या होते हैं, सोचो लेडिग सेल्स क्या होते हैं, इसीलिए मैंने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पहले ही पढ़ा दिया था, याद करो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसमें लेडिग सेल्स क्या होते थे, वो वाले सेल्स जो सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के बाहर लोकेटेड होते थे, यानी कि इंटरस्टिशियल सेल्स, वही लेडिग सेल्स होते थे। उनका काम क्या होता था, टू प्रोड्यूस एंड्रोजेंस। एंड्रोजेंस का काम क्या होता था, टू डेवलप मेल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो अब जब प्यूबर्टी पे ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ज़्यादा सिक्रेट होगा तो ये एक्ट करेगा लेडिग सेल्स पे, ये लेडिग सेल्स को मोटिवेट करेगा कि भाई तुम और एंड्रोजन प्रोड्यूस करो, और जितना एंड्रोजन प्रोड्यूस होगा उतना ज़्यादा उस पर्सन में मेल कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे फेशियल हेयर वगैरह वगैरह जितने भी मेल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ज़्यादा डेवलप होंगे। ठीक है, तो ये तो हो गई कहानी। अब आप पूछोगे फिर FSH का क्या, एक और हार्मोन, उसका क्या काम है। फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन जो है ये एक्ट करता है सर्टोली सेल्स पे। सर्टोली सेल्स क्या होते हैं, वापस जाओ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखो कहाँ पाए जाते हैं सर्टोली सेल्स, सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के इनर लाइनिंग में, और इनका काम क्या होता है, ये मेल जर्म सेल्स को नरिशमेंट देते हैं। तो मेल जर्म सेल्स को ये खूब सारा नरिशमेंट देते हैं और एनकरेज करते हैं कि भाई तुम जाके स्पर्म्स बनाओ, तो यानी कि ये स्पर्मियोजेनेसिस के प्रोसेस को स्टिम्युलेट करते हैं। तो कुल मिला के LH और FSH ये दोनों हार्मोन्स के रिलीज होने की वजह से हम देखते हैं कि हमारा ये स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस इनिशिएट हो जाता है एट प्यूबर्टी।
तो चलो अब देखते हैं कि स्पर्म्स रिलीज कैसे होते हैं, स्ट्रक्चर वाइज पहले देखेंगे, ठीक है। इसको रफली हमने पहले भी डिस्कस किया था, एक और बार डिस्कस करते हैं बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा कि मैंने बताया कि स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं टेस्टिस में, टेस्टिस के अंदर भी अगर बताएं तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, वहाँ से वो कहाँ जाते हैं रेटिटेस्टिस में, फिर वो चले जाते हैं एपिडिडाइमस, एपिडिडाइमस से वो जाते हैं वास डेफरेंस में, और वास डेफरेंस से वो चले जाते हैं एजैक्यूलेटरी डक्ट में, एंड फाइनली दे कम आउट थ्रू द यूरेथ्रा, ठीक है। ये स्पर्म का फ्लो होता है। अब जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि स्पर्म अकेले रिलीज नहीं होता है, स्पर्म के साथ रिलीज होता है ढेर सारा फ्लूइड जिसे हम कहते हैं सेमिनल फ्लूइड। और ये सेमिनल फ्लूइड कहाँ से आता है, मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड से, जैसे कि सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड द बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, ये सारे ग्लैंड से आते हैं। तो इन सारे ग्लैंड से जो सेमिनल फ्लूइड निकलता है वो फ्लूइड भी इजैक्यूलेटरी डक्ट पे जाने के बाद स्पर्म्स को ज्वाइन करता है, एंड ऑल टुगेदर ये सारी चीज़ें एक साथ में निकलती हैं थ्रू द यूरेथ्रा, ठीक है। सो वी यूज अ स्पेसिफिक टर्म कॉल्ड सीमेन फॉर स्पर्म प्लस सेमिनल फ्लूइड, मतलब स्पर्म और सेमिनल फ्लूइड दोनों को साथ में मिला के जो मटेरियल होता है उसको कहा जाता है सीमेन। तो चलो स्पर्म के स्ट्रक्चर पे फोकस करते हैं। तो अगर एक स्पर्म की बात करें तो दे आर टाइनी बॉडीज विथ लॉन्ग टेल्स, टेल्स बहुत लंबे होते हैं। क्यों लंबे होते हैं, क्योंकि देखो स्पर्म के लिए ना उनकी मोटिलिटी, उनका मूव करना एक जगह से दूसरी जगह, दैट इज वेरी क्रिटिकल, क्योंकि भाई दूल्हे को दुल्हन तक जाना पड़ता है, बताया था ना पहले भी। सो स्पर्म हैज टू मूव, राइट। तो इसीलिए स्पर्म के पास होते हैं लॉन्ग टेल्स जो उनको मूव करने में मदद करता है। कॉम्पोजिशन की बात करें तो स्पर्म्स आर कंपोज्ड ऑफ मोस्टली जेनेटिक मटेरियल। अगर ओवरऑल इसके पार्ट्स की बात करें तो स्पर्म के स्ट्रक्चर में हम देखते हैं होता है एक हेड, एक नेक, एक मिडिल पीस और एक टेल। तो देखते हैं स्पर्म के स्ट्रक्चर को थोड़ा डिटेल में, ठीक है, एक एक पार्ट को देखेंगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हेड से। हेड के ऊपर, सर पे हम क्या पहनते हैं, टोपी, राइट। तो स्पर्म के हेड के ऊपर भी एक टोपी जैसा स्ट्रक्चर होता है। सो हेड के ऊपर होता है एक कैप लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं एक्रोसोम। एक्रोसोम के अंदर भरे होते हैं एंजाइम्स, जो एंजाइम्स ओवम को यानी कि एग को फर्टिलाइज करने में मदद करता है ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इसके अलावा हेड में होता है एक एलोंगेटेड न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में क्या होता है सबको पता है, सेल में होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में होता है क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम में होता है जेनेटिक मटेरियल, एब्सोल्युटली। तो मतलब यहीं से जो है जो ट्रेट्स होते हैं ना, पेरेंट्स के ट्रेट्स उनके बच्चों में, उनके ट्रेट्स उनके बच्चों में, बच्चों के बच्चों में, ये जो पास ऑन होता है जिसके बारे में हम जेनेटिक्स में बात करते हैं, तो वो जो ट्रेट्स का पासिंग ऑन है वो कहाँ से शुरू होता है, यहीं से शुरू होता है। मतलब वो फादर वाले जो ट्रेट्स है ना वो इसी स्पर्म के थ्रू पास होता है बच्चे में, ठीक है। तो ये तो हेड हो गया। उसके बाद होता है नेक, फिर आता है मिडिल पीस। मिडिल पीस में होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया हमने सेल में पढ़ा था, राइट। जूनियर क्लासेस में ही हम सेल के बारे में पढ़ते हैं तो वी रीड अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि पावर हाउस ऑफ द सेल होता है। क्यों, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का मतलब ही है एनर्जी प्रोवाइडर, जो एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब यहाँ पर एनर्जी की ज़रूरत क्यों है, मैंने पहले ही बोला है, स्पर्म का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम क्या होता है, उसका मूवमेंट, उसे मूव करना पड़ता है यार। मूव करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। जैसे मान लो मेरे पास 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, बट मुझे खाना पीना मिला ही नहीं बहुत दिन से, तो क्या मैं दौड़ पाऊंगी, नहीं, क्योंकि मुझे दौड़ने के लिए एनर्जी भी चाहिए। सो वो जो एनर्जी है स्पर्म के मोटिलिटी के लिए या मोबिलिटी के लिए, वो एनर्जी कहाँ से मिलता है, इस मिडिल पीस से, जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है। उसके बाद आता है टेल। टेल की तो बात ही नहीं करनी भाई, लॉन्ग टेल होता है स्पर्म में, सो दैट द स्पर्म कैन मूव रियली फास्ट। तो स्पर्म के मोटिलिटी में ये टेल मदद करता है। तो यहाँ पे बताती हूँ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट। एक ह्यूमन मेल इजैक्यूलेट्स अबाउट 200 million to 300 million sperms during a sexual intercourse. Imagine 200 to 300 million sperms, इतने सारे sperms रिलीज होते हैं। एंड फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी ऐसा ज़रूरी होता है कि इनमें से, इतने मिलियन स्पर्म्स में से कम 40% स्पर्म्स जो हैं वो बहुत विगरस मोटिलिटी शो करे, यानी कि बहुत तेज़ी से वो मूव करे, और कम से कम 60% ऑफ देम हैव प्रॉपर शेप एंड साइज। तो चलो बच्चों, अब शुरुआत करेंगे हम oogenesis, यानी कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट। फीमेल गैमेट क्या होता है, ओवम या एग। कहाँ पे बनते हैं ये फीमेल गैमेट्स, इनसाइड द ओवरी। लेकिन कैसे बनते हैं वही देखेंगे हम oogenesis में।
नाउ सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये oogenesis का जो प्रोसेस है ना, ये पता है कब इनिशिएट होता है? प्यूबर्टी पे नहीं, ये इनिशिएट हो चुका होता है एट एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट स्टेज। मतलब जब वो लड़की, बिकॉज इट हैपन्स इन द फीमेल बॉडी राइट, तो वो जब वो फीमेल पैदा भी नहीं हुई होती है, इन दैट फीटल ओवरी, फीटस के ओवरी में ही खूब सारे मदर सेल्स बन जाते हैं जिन्हें हम कहते हैं उगोनिया। ठीक है, जैसे मेल वाले पार्ट में जैसे हमने बोला स्पर्म कहाँ से बनते हैं? मेल जर्म सेल्स से, राइट। यहाँ पर जो फीमेल गैमिट है ये कहाँ से बनते हैं? उगोनिया से। और ये जो उगोनिया है, फ्यू मिलियंस ऑफ उगोनिया आर ऑलरेडी फॉर्म्ड इन द फीटल ओवरी। फीटस वाले स्टेज में ही जो है ओवरी के अंदर कुछ मिलियंस ऑफ उगोनिया बन जाते हैं। एंड लेट मी टेल यू कि ये उगोनिया इसके बाद फिर और लाइफ टाइम में कभी और नहीं बनता है, राइट। तो उगोनिया उसी समय बन के रह जाता है और उन्हीं उगोनिया से, यानी कि गैमिट मदर सेल्स होती हैं ये उगोनिया, वही फिर सेल डिवाइड करती हैं, दे अंडरगो मायोसिस एंड ऑल ऑफ दैट एंड वी गेट द मैच्योर फीमेल गैमिट्स। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं oogenesis। तो तैयार हो प्रोसेस को समझने के लिए? चलो देखें। तो चलो अब देखते हैं oogenesis का प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो oogenesis की जो कहानी है वो शुरू होगी उगोनिया से। उगोनिया क्या होता है? उगोनिया नाम दिया गया है गैमिट मदर सेल का। मदर सेल का मतलब क्या होता है? मदर मतलब क्या होता है? जो बच्चे को बर्थ देता है। सो ये मदर सेल क्या है? इसी मदर सेल से, इसी सेल से आगे जाके हमें क्या मिलने वाला है? जो हमें चाहिए। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए ओवम या फिर एग या फिर फीमेल गैमिट, जो भी आप इसे कह लो। ठीक है, तो अब ये देखो जो उगोनिया होता है ना, उगोनिया का जो फॉर्मेशन है इट हैपन्स एट द फीटल स्टेज। ठीक है, मतलब जब एक बेबी गर्ल बॉर्न भी नहीं हुई है, पैदा भी नहीं हुई है, जब वो जस्ट एक फीटस के फॉर्म में अपने मदर के वूम्ब में है, राइट, जब वो अपने मदर के पेट में ही है, जब वो मतलब पैदा ही नहीं हुई है, सो एट दैट स्टेज फीटस के अंदर, उस फीटल स्टेज में, उस ओवरी के अंदर जो है उगोनिया का फॉर्मेशन होता है। इनफैक्ट लेट मी टेल यू कि उगोनिया फॉर्मेशन लेटर इन लाइफ और कभी नहीं होता है। ठीक है, ओके। अब क्या होता है कि उगोनिया के जो सेल्स होते हैं, दीज सेल्स स्टार्ट टू डिवाइड, सो दे अंडरगो मायोसिस। ठीक है, तो ये जो उगोनिया वाले सेल्स हैं ये क्या अंडरगो करेंगे? दे प्लान कि भाई चलो सेल डिवीजन करते हैं, मायोसिस करते हैं ताकि हम और सेल्स बना सकें। ठीक है, लेकिन इनके साथ क्या होता है कि दे गेट अरेस्टेड इन प्रोफेज 1, क्योंकि मायोसिस जब भी होता है तो पहले मायोसिस 1 होता है, फिर मायोसिस 2 होता है। ठीक है ना, तो मायोसिस 1 का जो पहला होता है ये फेज आता है एक प्रोफेज 1। तो इनके साथ क्या होता है कि ये सेल्स प्रोफेज 1 में अरेस्ट हो जाते हैं। अरेस्ट हो जाने का मतलब है एक तरीके से आप समझ लो वहाँ पे ये फंस जाते हैं, वहाँ पे अटक जाते हैं कुछ टाइम के लिए। ठीक है, तो अब जब ये प्रोफेज 1 में अरेस्ट हो जाते हैं तो इनके साथ क्या हो रहा होता है, राइट। तो अब ये जो सेल्स हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, जो ये मायोसिस अंडरगो करते हैं, दे आर द प्राइमरी oocytes। उनका नाम है प्राइमरी oocytes। ठीक है, ओके। अब हम समझेंगे कि प्राइमरी oocytes के साथ हो क्या रहा है। तो जो प्राइमरी oocytes है ये सराउंडेड हो जाता है बाय अ लेयर ऑफ सेल्स। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं? ये जो लेयर एक बन जाता है इसे हम कहते हैं प्राइमरी फॉलिकल। अब बहुत सारे प्राइमरी फॉलिकल्स जो हैं वो डीजेनरेट हो जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। तो लगभग बाय द टाइम वो जो बच्ची है, वो जो गर्ल है, वो जब तक शी अटेन्स हर प्यूबर्टी, राइट, प्यूबर्टी किस एज में आता है? समझ लो 12 to 14 ईयर्स के बीच में, उस वाले एज में जब प्यूबर्टी आती है, बाय दैट टाइम 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स ही बचते हैं, राइट। क्योंकि जब स्टार्टिंग में ये जो उगोनिया सेल्स जो बनते हैं फीटल ओवरी में वो तो बहुत सारे होते हैं, करोड़ों में होते हैं, राइट। बट बाय द टाइम द गर्ल अटेन्स प्यूबर्टी तब तक में 60K to 80K, 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स ही बचते हैं। ठीक है, अब इन प्राइमरी फॉलिकल्स के साथ क्या होता है? तो जैसे कि लेट्स से ये प्राइमरी फॉलिकल था, अब विथ टाइम इनमें और लेयर ऑफ सेल्स आ जाते हैं। ठीक है, तो इनको हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी फॉलिकल। अब देखो विथ और टाइम, और ज़्यादा टाइम के साथ साथ इसमें और लेयर ऑफ सेल्स आ जाते हैं इस तरीके से, और इस लेयर को हम कहते हैं टर्शियरी फॉलिकल। नाउ बाय द टाइम ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी फॉलिकल डेवलप होते हैं, जो अंदर का oocyte होता है
ये जो अंदर का जो प्राइमरी oocyte था ये भी अपने साइज में ग्रो करता रहता है. सो दैट इज ऑल्सो ग्रोइंग. प्राइमरी oocyte भी जो है ये भी ग्रो कर रहा है. अब ये ग्रो करते करते जो अंदर का जो प्राइमरी oocyte है दैट अंडरगोज मायोसिस. ठीक है, तो देखो अंदर वाले प्राइमरी oocyte के साथ क्या हो रहा है. सो लेट अस सपोज कि ये मेरा प्राइमरी oocyte है, तो क्या होता है कि इट अंडरगोज मायोसिस. और ये क्या बनाता है, तो हम देखते हैं कि जो अंदर का प्राइमरी oocyte होता है ये मायोसिस अंडरगो करता है. इनफैक्ट इट अंडरगोज मायोसिस 1 और ये बनाता है एक छोटा सा हैप्लॉइड सेल. टाइनी होता है ये, जिसे हम पोलर बॉडी भी कहते हैं, जो कई बार डिजेनरेट कर जाता है. मतलब इसका कोई खास सिग्निफिकेंस नहीं होता है. और दूसरा बनता है एक बड़ा साइज का हैप्लॉइड सेल जिसे हम कहते हैं सेकेंडरी oocyte. ठीक है, ठीक है. तो अंदर जो है ऐसा कुछ हो रहा होता है कि अंदर का जो प्राइमरी oocyte था वो भी डिवाइड करके कुछ कुछ हमें चीजें बना के दे रही हैं. ठीक है, तो इसका मतलब यहां पर देखो अंदर क्या हो रहा था. इसी ड्राइंग को अगर मैं आगे बढ़ाऊं तो अंदर मेरे साथ क्या हुआ, मेरे साथ तो नहीं हुआ, प्राइमरी oocyte के साथ एक छोटा सा पोलर बॉडी बन गया और एक बड़ा सा सेकेंडरी oocyte बन गया अंदर. ठीक है, तो अब जो है क्या हुआ, ये जो अंदर है व्हाट इज दिस, पहले ये क्या था लिख देती हूं मैं. सो दिस वाज प्राइमरी oocyte. ठीक है, ये प्राइमरी oocyte था. बट अब जो अंदर ये सेल बना है, लेट मी पुट इट इन अ डिफरेंट कलर. सो दिस इज सेकेंडरी oocyte. ठीक है, ये बात भी क्लियर हो गई. ओके, अब आप पूछोगे कि भाई बाहर के लेयर्स का क्या हुआ. तो लेयर्स के साथ कुछ ऐसा होता है कि ये जो टर्शियरी फॉलिकल होता है ना, जो बाहर का टर्शियरी फॉलिकल होता है, दैट टर्शियरी फॉलिकल ऑल्सो मैच्योर्स एंड इट फॉर्म्स ग्राफियन फॉलिकल. इसको हम कहते हैं ग्राफियन फॉलिकल. ठीक है, तो मतलब पहले जब प्राइमरी oocyte था तो उसके प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी फॉलिकल थे. बाद में जब प्राइमरी oocyte मायोसिस अंडरगो करके अंदर सेकेंडरी oocyte बना लेता है तो जो बाहर का टर्शियरी फॉलिकल था वो भी मैच्योर होके बना लेता है क्या, ग्राफियन फॉलिकल. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो प्राइमरी oocyte के अंदर ये बने थे, सेकेंडरी oocyte के अंदर क्या बना था, ग्राफियन फॉलिकल. अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होता है कि ये जो ग्राफियन फॉलिकल है, दिस ग्राफियन फॉलिकल रप्चर्स. मतलब बाहर का ये जो फॉलिकल है, जो लेयर है, वो रप्चर कर जाता है, वो टूट जाता है. और ये अंदर का जो oocyte है इट कम्स आउट एंड इट इज रिलीज्ड एज एन ओवम. ओवम ही हमारे इस पूरी कहानी की हीरोइन थी. हीरो तो नहीं कहूंगी मैं, हीरोइन थी, बिकॉज दिस इज द फीमेल गैमेट, है ना. और हमें ओवम ही बनाना था, राइट. तो अब हमें समझ में आ रहा है कि oogenesis के प्रोसेस से किस तरीके से हमारा ओवम बनता है. तो अगर आप इस पूरे प्रोसेस को एक बार फिर से इस पे नजर दौड़ाओ तो इस पूरे प्रोसेस के दौरान क्या हो रहा है, एक तो एग फॉर्मेशन हो रहा है, दैट इज ओवम जो बन रहा है, अंदर जो बनते जा रहा है. दूसरा क्या हो रहा है, फॉलिकल फॉर्मेशन हो रहा है. मतलब ये जो लेयर ऑफ सेल्स है वो भी बन रहे हैं, पहले प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शियरी, फिर ग्राफियन फॉलिकल, राइट. तो दो तरह की चीजें इस पूरे oogenesis के दौरान हो रही हैं. तो चलो oogenesis के प्रोसेस को एक बार रिकैप करते हैं इन टर्म्स ऑफ कि कैसे कैसे सेल्स डिवाइड हो रहे थे. तो हमारी कहानी कहाँ से शुरू हुई थी, ऊगोनिया से शुरू हुई थी, जो कि गैमेट मदर सेल है. पहले तो ऊगोनिया ने क्या किया, इट डिफरेंशिएटेड टू फॉर्म द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, टू फॉर्म द प्राइमरी oocytes. ठीक है, तो ऊगोनिया सबसे पहले डिफरेंशिएट करके प्राइमरी oocyte बनाया. उसके बाद प्राइमरी oocyte ने क्या किया, इट अंडरवेंट मायोसिस. और मायोसिस के कौन से फेज में ये अरेस्ट हो गया था, प्रोफेज 1, जहां पे ये अटक चुका था. प्रोफेज 1 में जाके जब इसने मायोसिस अंडरगो किया तो प्राइमरी oocyte जो है ये मायोसिस अंडरगो करके क्या बनाया, एक तो इसने बनाया दो हैप्लॉइड सेल्स बनाए. ऑफ कोर्स एक जो था वो क्या था, टाइनी पोलर बॉडी, जो कि डीजेनरेट कर गया. और दूसरा इसने क्या बनाया, दूसरा इसने बनाया सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, दूसरा इसने बनाया सेकेंडरी oocyte. ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद सेकेंडरी oocyte ने फर्दर मायोसिस अंडरगो किया. उसमें उसने क्या बनाया, उसमें उसने फिर से दो हैप्लॉइड सेल्स बनाए. यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे बना, ये था फर्स्ट पोलर बॉडी,
यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे फिर से एक पोलर बॉडी बना जिसे मैं लिख देती हूँ सेकेंड पोलर बॉडी। और यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे बन गया ओवम। तो इस तरीके से सेल डिवीजन से हमें oogonia यानी कि गैमेट मदर सेल से ओवम यानी कि फीमेल गैमेट मिल गया। तो यहाँ पर भी ये देखना ज़रूरी है कि ये ओवम रिलीज कैसे होते हैं। सबसे पहले तो ये बता दूं कि ओवम जो है ये एक सिंगुलर फॉर्म है। इसको प्लूरल में जब बहुत सारे ओवम की बात करते हैं तब हम यूज़ करते हैं टर्म ओवा। तो ये ओवम प्रोड्यूस होता है ओवरी में। ओवरी से जब ओवम रिलीज होता है उस प्रोसेस को हम कहते हैं ओव्यूलेशन। ये ओव्यूलेशन जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के प्रोसेसेस का। तो चलो बच्चों देखते हैं ओवम के स्ट्रक्चर को। जिस तरह से हमने स्पर्म का स्ट्रक्चर देखा था उसी तरह अब ओवम के स्ट्रक्चर को देखते हैं। ओवम क्या होता है, एक एग सेल होता है, एंड ऑफ द डे एक सेल ही होता है राइट। तो ओवम में एक बाहर की तरफ एक लेयर मिलता है जिसे हम कहते हैं जोना पेल्यूसिडा। ये जो लेयर होता है ये हमेशा नहीं रहता है, ये थोड़ी ही देर के लिए एग्जिस्ट करता है फर्टिलाइजेशन के बाद। इसका काम क्या होता है, प्रोटेक्शन। किसका प्रोटेक्शन, जो अंदर जो एम्ब्रायो है राइट, जब फर्टिलाइज हो जाता है तो एक जाइगोट बनता है, फिर वही जाइगोट में डिविजन्स और डिफरेंशिएशन होती रहती हैं एंड दैट्स हाउ इट फॉर्म्स दैट एम्ब्रायो। वही जाके बाद में एक बेबी बनता है ना। तो उस एम्ब्रायो का प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी होता है। तो ये जो जोना पेल्यूसिडा लेयर होता है ये थोड़ी देर के लिए रहता है फर्टिलाइजेशन के बाद, और ये उस एम्ब्रायो का प्रोटेक्शन करता है तब तक जब तक ये जो पूरा जो एम्ब्रायो है ना ये अच्छी तरह से यूटरस में जाके इम्प्लांट ना हो जाए। हम लोग थोड़ी देर के बाद जब इस पूरे प्रोसेस को देखेंगे तो हम समझेंगे कि फर्टिलाइज होके जब मेल फीमेल गैमेट का फ्यूजन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो जाइगोट बनता है। बट उस जाइगोट को जाके यूटरस में इम्प्लांट होने में करीब 7-8 दिन लग जाते हैं राइट। तो उतने दिनों तक जब तक इम्प्लांटेशन नहीं हुआ है तब तक बहुत ज़रूरी होता है कि वो एम्ब्रायो को प्रोटेक्ट करके रखा जाए। तो उसी समय एम्ब्रायो को प्रोटेक्शन देता है जो जोना पेल्यूसिडा लेयर, और ये एक काफ़ी थिक लेयर होता है। अगला होता है कोरोना रेडियाटा। कोरोना रेडियाटा जो है ये 2-3 लेयर ऑफ सेल्स होते हैं जो जोना पेल्यूसिडा से अटैच्ड होते हैं। कोरोना रेडियाटा का काम होता है कि ये सेल को वाइटल प्रोटीन्स, जितने भी इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स हैं वो सारा कुछ प्रोवाइड करे। इसके बाद होता है वाइटलिन मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन क्या है, ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। जैसे नॉर्मली भी किसी सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या होता है कि ये सिलेक्टिवली जो है ना चीज़ों की एंट्री और एग्जिट को कंट्रोल करता है सेल के अंदर, कि भाई ऐसा ना हो कि कोई गलत सामान अंदर आ जाए, ऐसा ना हो कि कोई सही सामान बाहर चला जाए सेल के राइट। तो यही काम होता है एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, और एग्जैक्टली वही काम है वाइटलिन मेम्ब्रेन का इन एन एग सेल। फिर आता है ooप्लाज्म। ooप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम। ओवम का जो साइटोप्लाज्म है उसका नाम रख दिया गया है ooप्लाज्म, जस्ट टू गिव इट अ फील कि भाई ये ओवम का साइटोप्लाज्म है। इसका काम क्या होता है, जो ग्रोइंग एम्ब्रायो है उसको ये सारा न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है, क्योंकि इट इज़ लाइक ग्रोइंग एम्ब्रायो के चारों तरफ ooप्लाज्म है, तो ooप्लाज्म के थ्रू ही सारे न्यूट्रिएंट्स एम्ब्रायो को मिलते हैं। अगला स्ट्रक्चर है जर्मिनल वेसिकल। जर्मिनल वेसिकल क्या है, इस एग सेल का न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल। एब्सोल्युटली। तो जर्मिनल वेसिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग सेल का या फिर ओवम का जो जेनेटिक मटेरियल है वो यहाँ पर होता है। जैसे मैंने बताया था स्पर्म के केस में जो जेनेटिक मटेरियल है वो कहाँ पे होता है, हेड में होता है राइट। उसी तरह ओवम के केस में जो जेनेटिक मटेरियल है वो जर्मिनल वेसिकल में रहता है। फिर होता है जर्मिनल स्पॉट। जर्मिनल स्पॉट क्या है, जर्मिनल वेसिकल से थोड़ा सा रिलेटेड सा लग रहा है। तो जिस तरह से जर्मिनल वेसिकल इस एग सेल का न्यूक्लियस होता है उसी तरह जर्मिनल स्पॉट जो है ये इस एग सेल का न्यूक्लियोलस होता है राइट। न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियस का जो अंदर का जो सेंटर स्पॉट होता है दैट इज न्यूक्लियोलस। तो इस एग सेल के न्यूक्लियोलस को हम कहते हैं जर्मिनल स्पॉट। तो बच्चों यहाँ पे हम शुरुआत करेंगे डिस्कशन ऑन मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल अचानक से हम ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हमने कुछ कुछ चीज़ें कवर कर ली। मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख लिया, मेल गैमेट्स कैसे बनते हैं देख लिया, फीमेल गैमेट कैसे बनते हैं वो भी देख लिया। ठीक है, अब इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि भाई फर्टिलाइजेशन एग्जैक्टली कैसे हो रहा है, कब हो रहा है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी अंडरस्टैंड मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल्स, क्योंकि फीमेल्स का ये रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है और ये रिप्रोडक्टिव साइकिल फीमेल्स में शुरू होता है एट प्यूबर्टी विच इज़ अराउंड 11 to 13 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, और जब ये साइकिल शुरू होता है उस फेज को हम कहते हैं मेनार्च। और ये कब तक चलता है, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल कब तक होते रहता है,
टिल द टाइम द वुमन इज लेट्स से 45 to 55 ईयर्स ऑफ एज, क्योंकि उस एज के बाद उनकी जो ओवरी होती है वो डोरमेंट हो जाती है, मतलब द ओवरी इज नो मोर एक्टिव। इसीलिए मैंने बोला था कि लगभग 50-55 साल के बाद जो है फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना, वो मतलब इट डजेंट ऑपरेट द वे इट डज इन मेल्स। तो फीमेल्स में जो ओवम प्रोडक्शन है वो बंद हो जाता है, सो ओवरी स्टॉप्स प्रोड्यूसिंग ओवम, ठीक है। तो उस फेज को हम कहते हैं मीनोपॉज, ठीक है। सो मीनार्च से मीनोपॉज तक क्या चलता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है। और इस एज के दौरान मतलब प्यूबर्टी से लेकर के वही 45 to 55 ईयर्स तक के एज के बीच में ही किसी भी फीमेल का रिप्रोडक्टिव साइकिल चलता है जब शी इज केपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। हालांकि द क्वालिटी ऑफ द फीमेल गैमेट दैट इज गेटिंग प्रोड्यूस्ड या फिर अदर हेल्थ फैक्टर्स की वजह से देयर इज एन अप्रोप्रिएट एज एज वेल। सो टू अर्ली नॉट गुड, टू लेट अगेन नॉट गुड। एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान कई सारे इवेंट्स होते हैं। सो वी विल टॉक अबाउट 3 डिफरेंट फेजेस जो एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान होते हैं। पहला होता है मेंस्ट्रुअल फेज, दूसरा होता है फॉलिक्यूलर फेज और तीसरा होता है ल्यूटियल फेज। तो चलो सबसे पहले डिस्कस करते हैं मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज क्या होता है, जिस फेज में मेंस्ट्रुएशन होता है। व्हाट इज मेंस्ट्रुएशन? ब्लीडिंग थ्रू वेजाइना ड्यू टू द ब्रेकेज ऑफ एंडोमेट्रियम। मैंने इसके बारे में पहले भी जिक्र किया था कि यूट्रस के 3 वॉल्स होते हैं। जो अंदर वाला वॉल होता है उसे हम कहते हैं एंडोमेट्रियम। उसका काम क्या होता है कि भाई अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है तो यूट्रस के अंदर क्या होता है, उसका बेबी रहता है फॉर 9 मंथ्स। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट उस बेबी को वो सपोर्ट देना। तो उस बेबी के इम्प्लांटेशन के लिए, उस बेबी को सपोर्ट देने के लिए एंडोमेट्रियम होता है जो कि यूट्रस का इनर वॉल है। अब क्या होता है कि एक फीमेल हमेशा तो प्रेग्नेंट नहीं रहती है, राइट, ऑब्वियसली। तो अब ये एंडोमेट्रियम जो वॉल है ये हर बार अपने आप को बनाता है, तैयार करता है कि भाई बेबी आने वाला है। अगर बेबी आया तो ठीक है, वो बेबी को पूरा सपोर्ट देता है। अगर बेबी नहीं आया तो क्या होता है, ये एंडोमेट्रियम अपने आप को तोड़ लेता है, ठीक है, डीजेनरेट कर लेता है। तो जब ये ब्रेक होता है एंडोमेट्रियम तो ये वेजाइना के थ्रू ब्लीडिंग के फॉर्म में, ब्लड के फॉर्म में ये निकलता है एंड दैट इज व्हाट वी कॉल एज मेंस्ट्रुएशन। तो इसका मतलब है कि हर महीने, बिकॉज मेंस्ट्रुएशन जो है इट अकर्स एवरी 28 to 29 डेज, मतलब हर महीने में मेंस्ट्रुएशन होता है, जिसे आम भाषा में लोग मेंसेस भी कहते हैं या पीरियड्स भी कहते हैं, राइट। तो मेंस्ट्रुएशन हर 28-29 दिन के बाद होता है। ये ब्लीडिंग कितने दिन तक लास्ट करती है? लगभग 2 to 6 डेज एंड इट डिफर्स फ्रॉम वन वुमन टू अनदर, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि एवरी 28-29 डेज, हर महीने जो है यूट्रस का जो इनर वाला इंडोमेट्रियम है वो अपने आप को बिल्ड करता है, वेट करता है कि भाई बेबी आएगा। बेबी नहीं आया तो मेंस्ट्रुएशन हो जाता है। अगर बेबी आ जाता है, यानी कि अगर वो वुमेन प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसका मेंस्ट्रुएशन 9 महीने तक नहीं होता है। कैसे होगा? एंडोमेट्रियम अब टूट नहीं सकता है, राइट, दैट एंडोमेट्रियम इज सपोर्टिंग द बेबी। तो इसीलिए अब एंडोमेट्रियम टूटेगा नहीं तो ब्लीडिंग होगी नहीं, तो मेंस्ट्रुएशन होगा नहीं, ठीक है। सो दैट्स मेंस्ट्रुएशन। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल हम किसको कहते हैं? एक मेंस्ट्रुएशन से अगले मेंस्ट्रुएशन, मतलब लगभग वही 28 to 29 डेज में, इन 28-29 डेज के दौरान जितने भी इवेंट्स अंदर हो रहे होते हैं, इवेंट्स मतलब कोई न्यू ईयर पार्टी का इवेंट तो है नहीं, है ना। तो एक मेंस्ट्रुएशन से अगले मेंस्ट्रुएशन तक जितने भी चीज़ें हो रही हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, उन सारे चीज़ों को मिला करके हम कहते हैं दिस इज़ वन मेंस्ट्रुअल साइकिल। वो पूरा जो फेज है दैट इज़ वन मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो मेंस्ट्रुएशन को अफेक्ट कर सकते हैं? कई सारे फैक्टर्स हैं, जिसमें से एक तो है प्रेगनेंसी। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि अगर कोई वुमन प्रेग्नेंट हो जाती है तो प्रेगनेंसी के दौरान देयर इज नो मेंस्ट्रुएशन, ठीक है, देयर इज एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, ठीक है, क्योंकि एंडोमेट्रियम ब्रेक तो करेगा नहीं उस दौरान, ठीक है। इसके अलावा किसी भी फीमेल का डाइट, उसका डे टू डे लाइफस्टाइल, उसका स्ट्रेस लेवल, उसका चेंज इन एनवायरमेंटल कंडीशंस, ये सारे कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो मेंस्ट्रुएशन को अफेक्ट कर सकता है। इनफैक्ट इन सारे फैक्टर्स की वजह से कई बार क्या होता है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो घट जाता है, कई बार मेंस्ट्रुअल साइकिल बढ़ जाता है। बोलने का मतलब है कि कई बार मेंस्ट्रुएशन 28 डेज से काफ़ी पहले हो जाता है, कई बार मेंस्ट्रुएशन 28 डेज के काफ़ी बाद होता है। तो इस तरह के चेंजेस हमें इन फैक्टर्स की वजह से देखने को मिलते हैं। तो मेंस्ट्रुअल फेज के बाद अब आगे बढ़ेंगे हम फॉलिक्यूलर फेज की तरफ। फॉलिक्यूलर फेज के अंदर, इस फेज के दौरान कुछ कुछ चीज़ें होती हैं। कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? सबसे पहला तो
इस फेज का नाम ही है फॉलिक्यूलर फेज, यानी कि फॉलिक्यूलर ग्रोथ होता है, फॉलिकल्स के ग्रोथ होते हैं, ठीक है। दूसरा क्या होता है, रीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। मेंस्ट्रुअल फेज में क्या हुआ था, एंडोमेट्रियम टूट चुका था, तो अब वो एंडोमेट्रियम वापस से रीजनरेट होगा, फिर से बनना होगा उसको, राइट, क्योंकि अगले बार नेक्स्ट मंथ क्या होने वाला है एंडोमेट्रियम को पता नहीं है, तो रीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। Secretion of LH and FSH, that is secretion of luteinizing hormone and follicle stimulating hormone, ये भी होता है फॉलिकुलर फेज में। एंड फाइनली एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो होती है इस फेज में, दैट इज ओव्यूलेशन, यानी कि रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम ओवरी। फॉलिकुलर ग्रोथ, इसकी अगर हम बात करें तो हम देखते हैं ओवरी के अंदर इस फॉलिकुलर फेज के दौरान बहुत सारे फॉलिकल्स बनते हैं, यानी कि लेयर ऑफ सेल्स जो बनते हैं किसके अराउंड, oocytes के अराउंड। याद है oogenesis का प्रोसेस डिस्कस किया था हमने, oogenesis किससे शुरू हो रहा था, उगोनिया से। उगोनिया से क्या बनते थे, प्राइमरी oocytes। प्राइमरी oocytes के चारों तरफ लेयर ऑफ सेल्स आ जाते थे तो बनता था प्राइमरी फॉलिकल, और लेयर ऑफ सेल्स आ जाते थे तो सेकेंडरी फॉलिकल, और लेयर ऑफ सेल्स आ जाते थे तो टर्शियरी फॉलिकल, राइट। और उसके बाद जब प्राइमरी oocyte फर्दर डिवाइड होके बना देता था सेकेंडरी oocyte, तो बाहर का जो टर्शियरी फॉलिकल था वो भी मैच्योर होके बना देता था ग्राफियन फॉलिकल। एब्सोल्युटली। तो देखो इस फेज में कितने फॉलिकल्स बने, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल एंड ग्राफियन फॉलिकल। जब ये ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाता है तो उसके अंदर से एग रिलीज हो जाता है, राइट। अब इस दौरान जब ये सारी चीजें हो रही होती हैं, मतलब जब ये फॉलिकल्स के ग्रोथ हो रहे होते हैं एक तरफ, दूसरी तरफ अपना एंडोमेट्रियम क्या कर रहा होता है, दूसरी तरफ अपना एंडोमेट्रियम खुद को वापस से जनरेट कर रहा होता है, क्योंकि वो तो टूट चुका था मेंस्ट्रुअल फेज के दौरान, बट अब उसको वापस से खुद को बिल्ड करना है, क्योंकि अब नेक्स्ट साइकिल में हो सकता है कि फ्यूजन हो जाए, हो सकता है कि एक बेबी आ जाए, तो उसे सपोर्ट करना पड़ेगा, राइट। तो इसीलिए दूसरे तरफ जो है एंडोमेट्रियम का रीजनरेशन होता है। अब ये जो चेंजेस हो रही हैं ओवरी के अंदर, जैसे ओवरी के अंदर फॉलिकुलर ग्रोथ हो रहा है, यूटरस के अंदर एंडोमेट्रियम का रीजनरेशन हो रहा है, तो ये जितने भी चेंजेस ओवरी और यूटरस के अंदर हो रही हैं, इसको कौन इंड्यूस कर रहा है, कौन ये चेंजेस होने के लिए बोल रहा है, ऑब्वियसली हॉर्मोन्स, क्योंकि एंड ऑफ द डे हॉर्मोन्स ही इन सारे चेंजेस को कंट्रोल करता है। तो चलो अब ये देखते हैं कि फॉलिकुलर फेज के दौरान हार्मोन्स का क्या रोल होता है, कौन से हार्मोन्स का रोल होता होगा आपको लगता है, ऑब्वियसली गोनाडोट्रोपिन्स। गोनाडोट्रोपिन्स बोले तो जो हार्मोन्स एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करती है, बट ये हार्मोन्स एक्ट करते हैं गोनाड्स पे, यानी कि ओवरीज एंड टेस्टिस पे। कौन से होते हैं ये हार्मोन्स, LH एंड FSH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, ठीक है। हम नोटिस करते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीचों बीच, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन का होता है, लगभग 28 to 29 डेज का, तो उसके बीचों बीच मतलब अराउंड 14th डे के आसपास नोटिस करते हैं हम कि LH और FSH इनका लेवल्स एकदम पीक पे होता है, मतलब ये हार्मोन्स बिल्कुल बहुत ज़्यादा पीक पे रिलीज होते हैं। तो जब ये हार्मोन्स इतने ज़्यादा पीक पे रिलीज होते हैं तो ये ग्राफियन फॉलिकल को बोलते हैं कि भाई तू रप्चर हो जा, तो टूट जा। ग्राफियन फॉलिकल जब टूट जाता है तो क्या होता है, उसके अंदर से जो एग है वो निकल के आता है, यानी कि रिलीज ऑफ द एग या फिर रिलीज ऑफ द ओवम। रिलीज ऑफ द ओवम फ्रॉम द ओवरी, उसको हम क्या कहते हैं बताओ, ओव्यूलेशन। तो इसका मतलब ओव्यूलेशन कब हो रहा है, अराउंड 14th डे ऑफ द साइकिल, ठीक है। तो समझो बात को, इसका मतलब जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 28 to 29 डेज का है, ठीक है। मतलब वो जो मेंस्ट्रुएशन हो रही है, जो ब्लीडिंग हो रही है, वो एवरी 28-29 डेज हो रही है, लेकिन उसके करीब करीब 14 दिन के पहले जो है क्या हो रहा है, ओव्यूलेशन। मतलब एग जो है ये रिलीज कब हो रहा है, मेंस्ट्रुएशन होने के करीब करीब 14 दिन पहले, ठीक है। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि फर्टिलाइज होने के चांसेस कब ज्यादा होंगे, मतलब एक वुमन का प्रेग्नेंट होने का चांस कब ज्यादा होगा, जब उसका एग रिलीज होगा, राइट। क्योंकि उसी दौरान इफ द स्पर्म कम्स एंड फर्टिलाइज द एग, देयर आर चांसेस दैट द वुमन मे गेट प्रेग्नेंट, करेक्ट। तो इस तरीके से हमें इस बात का आइडिया लगता है कि कौन सा वाला वो पीरियड होता है विच इज द फर्टाइल पीरियड व्हेन अ वुमन मे गेट प्रेग्नेंट। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि फॉलिकुलर फेज के दौरान क्या क्या चीजें हुई, एक तो फॉलिकल्स का ग्रोथ हुआ, दूसरा एंडोमेट्रियम का रीजनरेशन हुआ, इसके अलावा ये जो हॉर्मोन्स थे ना LH और FSH, इनका सिक्रीशन होने की वजह से, इनकी पीक पे जाने की वजह से ओव्यूलेशन भी हुआ। फॉलिकुलर फेज के बाद आता है ल्यूटियल फेज। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ल्यूटियल फेज, ल्यूटियल नाम कहाँ से आया,
अभी थोड़ी देर में समझ में आएगा। सो ल्यूटियल फेज शुरू होता है पोस्ट ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन के बाद का जो फेज होता है, ओव्यूलेशन के बाद और अगले मेंस्ट्रुअल फेज से पहले, ये वाला जो फेज होता है इसे हम कहते हैं ल्यूटियल फेज। अब देखो ओव्यूलेशन के दौरान क्या हुआ, ओवरी में से ओवम रिलीज हुआ। ओवम क्यों रिलीज हुआ, क्योंकि जो ग्राफियन फॉलिकल था वो रप्चर कर गया। अब ग्राफियन फॉलिकल टूट तो गया, रप्चर तो कर गया, बट उसके जो बचे खुचे पार्ट्स थे, उसके जो रिमेन्स थे वो बच गए। तो उसके जो रिमेन्स हैं ये सारे एक जगह हो करके बनाते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। अब आ गया ना ल्यूटियम वर्ड, तो इसी से इस फेज का नाम पड़ा है ल्यूटियल फेज। ठीक है, तो इस फेज में कॉर्पस ल्यूटियम बनता है। अब ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है ये रिलीज करता है एक हार्मोन जिसे हम कहते हैं प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का क्या रोल होता है, अब आप खुद सोचो कि इस टाइम के दौरान प्रोजेस्टेरॉन का क्या रोल हो सकता है। प्रोजेस्टेरॉन का रोल होता है कि ये एंडोमेट्रियम को बनाए रखे, एंडोमेट्रियम को मेंटेन रखे, क्योंकि इस फेज में एंडोमेट्रियम का बने रहना बहुत जरूरी है। क्यों, क्योंकि भाई अभी अभी ओव्यूलेशन फेज में ओवम रिलीज हुआ है, काफी चांस है कि उधर से कोई स्पर्म आ जाए और इनका फ्यूजन हो जाए और एक जाइगोट बन जाए। अगर जाइगोट बन जाएगा तो क्या होगा, वो आके इम्प्लांट होगा यूट्रस में, तो एंडोमेट्रियम को रेडी रहना होगा, है कि नहीं। तो इसीलिए इस ल्यूटियल फेज के दौरान एंडोमेट्रियम को मेंटेन रखने का काम करती है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। तो अब अगर प्रेग्नेंट कोई हो जाता है तब तो सब कुछ इन प्लेस है, सारी तैयारी हो रखी है ना। अब मान लो कोई प्रेग्नेंट नहीं होता है तो क्या होगा, एंडोमेट्रियम टूट जाएगा, उसी तरह जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो डीजेनरेट हो जाएगा, और जब एंडोमेट्रियम ब्रेक हो जाएगा तो क्या होगा, ब्लीडिंग होगी थ्रू वेजाइना विच इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन। तो अब आपको साइकिल का लिंक समझ में आया, मेंस्ट्रुअल फेज आया, उसके बाद फॉलिक्यूलर फेज आया, उसके बाद ल्यूटियल फेज आया, वापस से मेंस्ट्रुअल फेज आएगा अगर देयर इज नो प्रेगनेंसी। तो ये साइकिल चलता रहेगा। ओके, तो बच्चों नाउ वी आर रेडी टू डिस्कस द नेक्स्ट स्टेप। मतलब गैमेटोजेनेसिस पूरा डिस्कस हो चुका है हमारा, हमें समझ में आ गया कि भाई मेल गैमेट फीमेल गैमेट कैसे कब कहाँ बनते हैं। हमें ये भी समझ में आ गया है कि भाई फर्टिलाइजेशन की करेक्ट टाइमिंग लगभग क्या होती है कंसीडरिंग फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल। तो अब समझते हैं कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है। फर्टिलाइजेशन सिंपल शब्दों में होता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, यानी कि जब स्पर्म और ओवम दोनों फ्यूज करते हैं तो उस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो फर्टिलाइजेशन होता कहाँ पे है, जैसा कि मैंने बताया कि भाई जो दुल्हन होती है ना वो अपने ही घर पे रहती है, दूल्हा ही आता है बारात लेके, है ना। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही होता है कि जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो स्पर्म्स जो हैं वो रिलीज होते हैं कहाँ पर, वेजाइना में। वो रिलीज होते हैं बेसिकली फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। चूंकि स्पर्म्स जो है वो मोटाइल होते हैं तो वो मूव करके कहाँ तक पहुँचते हैं, वो पहुँचते हैं फैलोपियन ट्यूब तक। ठीक है, कैसे पहुंचते हैं, रास्ता तो साफ रहता है, राइट। वेजाइना के थ्रू, वो सर्विक्स के थ्रू, वो यूट्रस के थ्रू दे कैन रीच द फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचते हैं। और उधर ओव्यूलेशन के समय क्या होता है कि ओवरी से ओवम जो है वो रिलीज होके कहाँ पे निकलती है, फैलोपियन ट्यूब पे। तो बेसिकली फैलोपियन ट्यूब जो है वो आपका मैरिज का वेन्यू हो सकता है, इनफैक्ट वही होता है। सो फैलोपियन ट्यूब के भी 3 पार्ट्स होते हैं, याद करो बताया था, इनफंडिब्युलम, एम्प्यूला और इस्थमस। तो इनमें से कौन से वाले पार्ट पे ये फ्यूजन होता है, एम्प्यूला वाले पार्ट में, यानी कि जो मिडिल पार्ट होता है फैलोपियन ट्यूब का, वहां पर फ्यूजन होता है स्पर्म और ओवम का। अब फर्टिलाइजेशन होने के लिए ये बहुत जरूरी होता है कि स्पर्म और ओवम दोनों सेम टाइम पर सेम जगह पे पहुंचे, वरना कैसे शादी होगी यार। सो दोनों को एम्प्यूला में सेम टाइम पर पहुंचना होगा, तभी फ्यूजन हो सकता है। So now I'll tell you something. Now we should relate it to our common sense also, right? मतलब जो होता है रियलिटी में. Now it is not that every time there is a sexual intercourse between two people, the female gets pregnant. ऐसा नहीं होता है. क्यों नहीं होता है? क्योंकि there are so many factors involved, right? मतलब sperms को female reproductive tract में release तो कर दिया, but अब वो sperms जो हैं they should be really healthy sperms, they should really have good motility. करेक्ट, ये सब कुछ होना चाहिए ताकि वो फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच सके। दूसरी बात, जब स्पर्म्स फैलोपियन ट्यूब पे पहुंच रहे हैं उस टाइम पर ओवम भी वहां पे पहुंच सके। तो मतलब राइट प्लेस, राइट टाइम, राइट पीपल, सब कुछ राइट होना चाहिए, तभी जाके फ्यूजन होगा।
तो फर्टिलाइजेशन के दौरान एग्जैक्टली होता क्या है? एग्जैक्टली कुछ यूं होता है कि भाई मेरा ओवम निकल के आ रहा है, कहाँ से? ओवरी से निकल के आ रहा है फैलोपियन ट्यूब। स्पर्म कहाँ से आ रहा है? स्पर्म वेजाइना से होते हुए पहुंच रहा है फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब में जाकर के दोनों का फ्यूजन हो रहा है। बोलने का मतलब है स्पर्म जो है इट एंटर्स इनटू द ओवम। एंट्री में कौन मदद करता है? मैंने बताया था स्पर्म का एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है एक्रोसोम, जो इसको फीमेल यानी कि जो इसको ओवम के अंदर घुसने में या ओवम को फर्टिलाइज करने में मदद करता है। ठीक है, सो दैट्स हाउ फ्यूजन हैपेंस। उसके बाद जो एक्चुअल फ्यूजन होता है वो किसके बीच में होता है? बताओ किसके बीच में होता है? स्पर्म का जो न्यूक्लियस है और ओवम का जो न्यूक्लियस है इनके बीच में होता है। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है, राइट। और इसी वजह से जो बेबी होता है उसके कुछ ट्रेट्स उसको पापा से मिलते हैं, कुछ ट्रेट्स उसको अपने मम्मा से मिलते हैं। तो चलो बच्चों थोड़ा और डिटेल में देखते हैं कि जब ये फ्यूजन होता है स्पर्म और ओवम के बीच में तो एग्जैक्टली क्या क्या स्टेप्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्पर्म ओवम के कांटेक्ट में आता है। किसके कांटेक्ट में आता है? ओवम के जोना पेल्यूसिडा लेयर के कांटेक्ट में आता है। ठीक है, सेकेंड स्टेप में क्या होता है? स्पर्म का जो कैप लाइक स्ट्रक्चर था एक्रोसोम वो कुछ एंजाइम्स रिलीज करता है। थर्ड स्टेप में ये एंजाइम्स क्या करते हैं? ये एंजाइम स्पर्म को जो है ओवम के अंदर गड्ढा बना के घुसने में मदद करते हैं। ठीक है, तो स्पर्म अब ओवम के अंदर घुस जाता है। अब स्पर्म का जो प्लाज्मा है वो ओवम के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाता है, मिक्स हो जाता है। अब स्पर्म का जो हेड है वो उसके टेल से डिस्कनेक्ट हो जाता है क्योंकि स्पर्म को अब टेल की जरूरत नहीं है, उसे जहां पहुंचना था वहां वो पहुंच चुका है, राइट। तो इसीलिए वो टेल से डिस्कनेक्ट हो जाता है। अब ये जो फर्टिलाइज्ड ओवम है, अब जो मिला मुझे, व्हाट इज दिस? दिस इज अ फर्टिलाइज्ड ओवम जिसे हम जाइगोट भी कहते हैं। ये फैलोपियन ट्यूब में बना और फैलोपियन ट्यूब से ये धीरे धीरे यूट्रस में जाके वहां पे बस जाता है, जिसे हम कहते हैं इम्प्लांटेशन इन द यूट्रस। उसके बाद ये यूट्रस में बसा रहता है फॉर ऑलमोस्ट 9 मंथ्स, जिसके दौरान ये जो जाइगोट बना था, जाइगोट से एम्ब्रायो और एम्ब्रायो से धीरे धीरे करके पूरा बेबी बनता है इन 9 मंथ्स एंड देन द बेबी गेट्स डिलीवर्ड। तो फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट क्या होता है? रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन होता है फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, जो कि एक सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब ये जाइगोट जो है इसके बाद भी इट अंडरगोज डिवीजन, ये डिवीजन अंडरगो करते रहता है एंड इवेंचुअली 4-5 डेज के बाद, जैसे जाइगोट जब फर्टिलाइज हुआ उसके 4-5 डेज के बाद करीब जाइगोट जो है वो यूट्रस की तरफ जाने लगता है। इनफैक्ट यूट्रस में जब वो इम्प्लांट होता है, इम्प्लांटेशन को लग जाते हैं करीब 7 से 8 दिन। तो लगभग हमें ये तो आइडिया लग गया कि किस तरीके से फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनता है और यही जाइगोट डेवलप करके बाद में एक बेबी बनेगा। ठीक है, इतना हमें समझ में आ गया। बट इससे पहले कि हम ये देखें कि ये एम्ब्रायो का डेवलपमेंट कैसे होता है या फिर आगे के प्रोसेस को डिस्कस करें, लेट अस पॉज फॉर अ मिनट एंड डिस्कस कि जो बेबी होगा, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है हमेशा, राइट। व्हेनेवर हमारे फैमिली में या आसपास कोई लेडी प्रेग्नेंट रहती है, पीपल ऑफन आस्क कि लड़का होगा या लड़की, राइट। सो द क्वेश्चन इज, क्या डिसाइड करता है कि जो बेबी होगा उसका सेक्स क्या होगा, वेदर ही विल बी अ मेल और शी विल बी अ फीमेल, राइट। ये कैसे पता चलता है? वेल, इसके लिए हम डिस्कस करेंगे कुछ बेसिक्स। ठीक है, हमें क्या पता है, हर ह्यूमन बीइंग में टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, या फिर कह सकते हो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें से 44 क्रोमोसोम्स होते हैं ऑटोसोम्स, यानी कि दे कंट्रोल द बॉडीली ट्रेट्स, और 2 क्रोमोसोम होते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। ठीक है, फीमेल्स की अगर हम बात करें तो फीमेल्स के सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं XX, मेल्स की बात करें तो मेल्स में सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं XY। ठीक है, इतना बेसिक हमें पता है। तो चलो अब देखते हैं कि कैसे ये डिसाइड होता है। क्या ये मम्मा डिसाइड करती है या पापा डिसाइड करते हैं कि बच्चा जो है वो मेल होगा या फीमेल? तो बच्चों देखो किस तरीके से बच्चे का सेक्स डिटरमाइन होता है कि बच्चा मेल होगा या फीमेल। हमने अभी क्या देखा कि जो फादर होते हैं उनके पास होता है XY, ठीक है, XY। जो मदर होती है उनके पास होता है XX। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि जो बेबी होगा, अब बेबी का क्या होगा, बेबी के पास भी टोटल 46 क्रोमोसोम्स होंगे, जिसमें से 44 क्रोमोसोम्स ऑटोसोम्स होंगे और सिर्फ 2 जो है वो सेक्स क्रोमोसोम्स होंगे। ठीक है, तो लेट अस टॉक अबाउट द बेबी।
तो बेबी के अगर हम सेक्स क्रोमोसोम की बात करें तो बेबी का जो 2 सेक्स क्रोमोसोम है वो कहाँ से आएगा, एक मैटरनल एक पैटर्नल, ठीक है। अब लेट अस सपोज कि पापा का मूड बना कि भाई बेबी को देते हैं हम एक्स, क्योंकि पापा के पास 2 ऑप्शन है, एक्स भी दे सकते हैं वाई भी दे सकते हैं। पापा का मूड है एक्स देने का, पापा ने एक्स दे दिया। अब मम्मा ने बोला कि चलो ठीक है, मेरे पास तो ज़्यादा चॉइस नहीं है, मैं एक्स देती हूँ, क्योंकि मम्मा को तो एक्स ही देना पड़ेगा, मम्मा के पास दोनों एक्स ही हैं, है ना। तो अब इस केस में क्या हो जाएगा, बेबी को क्या मिल गया, बेबी को मिल गया एक्स एक्स, यानी कि ये जो बेबी है ये क्या है, ये है बेबी गर्ल, ठीक है। लेकिन कहीं अगर पापा का मूड बदल गया, पापा का मूड बदल गया, पापा ने बोला कि नहीं मैं ना वाई देता हूँ, पापा ने वाई दे दिया, लेकिन मम्मा के पास तो कोई चॉइस ही नहीं है, क्योंकि मम्मा को एक्स ही देना है, मम्मा के पास सिर्फ एक्स है। तो इस केस में क्या हुआ, एक्स वाई बन गया, यानी कि ये बेबी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेबी बॉय। तो इसका मतलब है कि जो बेबी का जो सेक्स है वो गर्ल होगा या बॉय होगा, ये लिटरली कौन डिटरमाइन करता है, ये फादर डिटरमाइन करता है, क्योंकि फादर के पास होता है एक्स वाई क्रोमोसोम्स, तो उनके पास चॉइस होता है कि वो एक्स दे या वाई दे, ठीक है। बट इन एनी केस व्हाट डू वी नोटिस कि जब कभी भी कोई बच्चा होने वाला होता है, देयर इज अ 50% प्रोबेबिलिटी दैट वो बच्चा जो है वो लड़की होगी, 50% प्रोबेबिलिटी दैट वो बच्चा लड़का होगा, राइट। क्योंकि इसमें पापा पार्शियलिटी तो नहीं कर सकते हैं, राइट। पापा के पास एक्स वाई दोनों हैं, दोनों इक्वल अमाउंट में है, तो जितनी पॉसिबिलिटी इनके एक्स देने की है उतनी ही पॉसिबिलिटी इनके वाई देने की भी है, ठीक है। सबको समझ आ गई बात। तो देखो दिस डायग्राम ऑल्सो टॉक्स अबाउट द सेम थिंग कि भाई स्पर्म और ओवम है, ओवम जो है यानी कि फीमेल गैमिट सेल जो है उसके पास हमेशा एक्स ही रहेगा, क्योंकि मदर के पास वाई देने का ऑप्शन ही नहीं है। अगर फादर ने एक्स दे दिया तो बन जाएगी गर्ल, अगर फादर ने वाई दे दिया तो बन जाएगा बॉय। तो चलो बच्चों अब देखते हैं कि कैसे जाइगोट का इम्प्लांटेशन होता है। इम्प्लांटेशन ऑफ जाइगोट का मतलब क्या होता है, जो जाइगोट बना फर्टिलाइजेशन से कहाँ पे बना बताओ, फैलोपियन ट्यूब में बना। अब यही जाइगोट फैलोपियन ट्यूब से यूटरस तक जाएगा और यूटरस में जाके वहाँ पे इम्प्लांट हो जाएगा, वहाँ पे बस जाएगा, ताकि वो आराम से 9 महीने वहाँ पे रह सके और ग्रो कर सके, ठीक है। तो ये इम्प्लांटेशन का प्रोसेस देखेंगे। तो हमारा फ्यूजन का रिजल्ट क्या था, एक सिंगल सेल्ड जाइगोट। लेकिन जैसा कि मैंने बताया था कि ये जाइगोट शांत नहीं बैठता है, ये रिपीटेडली माइटोटिक डिविजन्स करते रहता है, माइटोसिस अंडरगो करता है। माइटोसिस से क्या होता है, डिप्लॉयड सेल डिप्लॉयड ही रहता है, लेकिन इसके नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाते हैं। तो 1 सेल्ड जाइगोट से 2 सेल्ड स्ट्रक्चर, 4 सेल्ड स्ट्रक्चर, 8 सेल्ड स्ट्रक्चर्स, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स बनते रहते हैं। इन स्ट्रक्चर्स का एक नाम दिया गया है ब्लास्टोमियर्स। जब 8 सेल से भी ज़्यादा सेल वाले स्ट्रक्चर बनते हैं, जैसे 8 to 16 सेल्ड जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनके लिए एक अलग नाम रख दिया गया विच इज़ कॉल्ड मोर्यूला। और उसके बाद जो स्ट्रक्चर बनता है उसे हम कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट। तो चलो एक पिक्चर के साथ ये देखते हैं कि कैसे कैसे ये सारे स्ट्रक्चर्स बनते हैं और कब कब ये स्ट्रक्चर्स बनते हैं। क्योंकि मैंने बताया था कि जब फ्यूजन होता है यानी कि जब जाइगोट बनता है और जब ये जाके इम्प्लांट होता है, इसमें करीब करीब 7 से 8 दिन लग जाते हैं। तो चलो डे वाइज देखते हैं कि क्या क्या होता है। तो चलो बच्चों देखते हैं कि इम्प्लांटेशन कैसे होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस डायग्राम के हेल्प से हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप कैसे इम्प्लांटेशन होता है, ठीक। ओके, लेट्स स्टार्ट विथ डे 1, ठीक है। डे 1 में अब देखो स्ट्रक्चर भी दिख रहा है, ये ओवरी है, ओवरी में से क्या निकला था, ओवम निकला था, ठीक है। ओवम निकला क्या था, बेसिकली जो हमारा स्पर्म था, स्पर्म और ओवम का फर्टिलाइजेशन जो है वो यहाँ कहीं हुआ था, राइट, इस वाले जगह पे। सो दिस इज आवर ओवरी, दिस इज द इनफंडिब्यूलम पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। ये आ गया हमारा एम्प्यूला और ये वाला जगह जो है दैट इज इस्थमस, ठीक है। ये फैलोपियन ट्यूब जा रहा है और इधर से ये कहाँ पे चला जाएगा, यूटरस में। ओके, अब समझो डे 1 में जो है मेरा ये क्या बना हुआ है, डे 1 में बना हुआ है ये जाइगोट। जाइगोट कैसे बना था, बाय फ्यूजन ऑफ द फीमेल गैमिट दैट इज एग एंड द मेल गैमिट दैट इज स्पर्म। तो ये जाइगोट कैसा स्ट्रक्चर है, 1 सेल्ड स्ट्रक्चर है जो कि एक डिप्लॉयड सेल है, ओके। डे 2 नेक्स्ट डे तक जाते जाते ये एक सेल जो था ये फर्दर डिवाइड करके 2 सेल बना लेगा, यानी कि डे 2 पे होंगे हम एक 2 सेल्ड स्टेज पे। उसके बाद डे 3 अगर अंदर देखो तो अब 2 की जगह 4 सेल्स हैं, मतलब अंदर का डिवीजन इज कंटिन्यूइंग। तो अब मुझे मिल जाएगा एक 4 सेल्ड स्टेज। डे 4 की अगर बात करें, अगर अंदर बारीकी से देखो तो करीब करीब 8 सेल्ड स्टेज है ये।
सो दिस इज 8 सेल्ड स्टेज। उसके बाद हम देखेंगे कि अंदर जो है नंबर ऑफ सेल्स फर्दर बढ़ रहे हैं, सो मे बी अराउंड 16 सेल्ड स्टेज। ठीक है, तो इसको एक नाम दे दिया गया है जिसे हम कहते हैं मोर्यूला। ठीक है, मोर्यूला हम इसे कहते हैं जिसके अंदर 8 से 16 सेल्ड स्टेज का नाम है मोर्यूला। उसके बाद जो स्टेज आता है, क्योंकि अंदर डिफरेंशिएशन तो अभी भी कंटिन्यूड है, तो उसके बाद जो स्टेज आता है उसे हम कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट। तो जो पहला स्ट्रक्चर बनता है उसे हम कहते हैं अर्ली स्टेज ब्लास्टोसिस्ट। तो ये अर्ली स्टेज ब्लास्टोसिस्ट, अब देखो ये जो चीजें हैं ना, ब्लास्टोसिस्ट का ये फॉर्मेशन चलते रहता है फ्रॉम डे 5 टू डे 7। ठीक है, पहले अर्ली स्टेज ब्लास्टोसिस्ट बना, उसके बाद बना लेट स्टेज ब्लास्टोसिस्ट, फिर हम देखते हैं जो ब्लास्टोसिस्ट है ना उसका 2 लेयर बन जाता है। जो आउटर लेयर होता है जिसे हम ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, जो आउटर लेयर है वो अपने आप को क्या कर रहा है, यूटेरिन के वॉल के साथ अटैच कर रहा है। यूटेरिन का वॉल कौन सा, जो अंदर वाला वॉल है, दैट इज एंडोमेट्रियम। तो यहाँ पे देखो ब्लास्टोसिस्ट का बाहर वाला लेयर एंडोमेट्रियम के साथ खुद को अटैच कर रहा है, और इसके जो अंदर के जो सेल्स हैं, अंदर में जो सेल्स हैं वो सारे डिफरेंशिएट करके क्या बनाते हैं, बाद में जाके एम्ब्रायो बनाते हैं, राइट। क्योंकि अब इसका प्लान क्या है, अब तो इसको यूट्रस में रहना है टोटल 9 मंथ्स, राइट। तो यूट्रस में रहने के लिए जम के बैठना पड़ेगा, राइट। यूट्रस के वॉल्स के साथ खुद को फिट करना पड़ेगा। कौन करेगा फिट, यहाँ पे होती है ये फिटिंग, जहाँ पर ये यूटेरिन के वॉल से अटैच हो जाता है, और इसी को हम कहते हैं इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। तो कुल मिला के ये पूरा, जब से फ्यूजन हुआ, जब से फर्टिलाइजेशन हुआ से जब से ये इम्प्लांट हुआ यहाँ पे, इसमें लगभग 8 दिन का टाइम लग जाता है। तो बच्चों, एक बार जब जाइगोट का इम्प्लांटेशन हो जाता है यूट्रस में, दैट इज व्हाट लीड्स टू प्रेगनेंसी। क्योंकि सिर्फ फ्यूजन होना काफी नहीं होता है, उस जाइगोट को वो पूरा रास्ता कवर करके यूट्रस में इम्प्लांट होना भी जरूरी होता है, क्योंकि इफ समथिंग गोज रॉन्ग इन बिटवीन, इन दैट केस भी प्रेगनेंसी नहीं होती है। बट वंस इट इज इम्प्लांटेड इन द यूट्रस, देन that woman is pregnant and now that entire 9 months of pregnancy continues। अब सवाल ये उठता है कि होता क्या है एक बार इम्प्लांटेशन हो जाने के बाद, क्योंकि इम्प्लांटेशन हो जाना काफ़ी नहीं है, उसके बाद भी तो 9 महीने में काफ़ी सारे डेवलपमेंट्स होने हैं, राइट। तो सबसे पहली चीज़ होती है प्लेसेंटा फॉर्मेशन। अब आप पूछोगे कि प्लेसेंटा क्या होता है, यार प्लेसेंटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। जो मदर होता है और जो फीटस होता है, मतलब जो बेबी अंदर है दैट इज़ फीटस, और मदर जिसके बॉडी के अंदर वो बेबी है, मदर और फीटस के बीच का जो लिंक है ना, दैट इज़ प्लेसेंटा। अब जो बेबी है उसको सारा खाना किससे मिलता है, मदर से मिलता है, मदर की बॉडी से। तो आपने देखा होगा कि किसी भी प्रेग्नेंट वुमेन को हमेशा लोग कहते हैं कि अच्छे से खाना खाओ, यू शुड बी हेल्दी, यू शुड नॉट फॉल इल। क्यों, क्योंकि उसका डायरेक्ट कनेक्शन होता है विद दैट डेवलपिंग फीटस, और ये कनेक्शन किसके थ्रू होता है, प्लेसेंटा के थ्रू। अगर हम बात करें प्लेसेंटा फॉर्मेशन की, तो प्लेसेंटा बनने में लगभग 8 से 9 दिन लग जाते हैं। प्लेसेंटा के भी 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है फीटल प्लेसेंटा और दूसरा होता है मैटरनल प्लेसेंटा। नाम से पता चल रहा है क्या है, फीटल प्लेसेंटा मतलब प्लेसेंटा का वो वाला कंपोनेंट जो फीटस से बनता है। फीटस के किस पार्ट से बनता है, ट्रोफोब्लास्ट से। याद करो, ब्लास्टोसिस्ट जो आके हमारे यूट्रस में या फिर एंडोमेट्रियम में अटैच होता है, तो वो कौन से लेयर से अटैच होता है, अपने आउटर लेयर से, विच इज कॉल्ड ट्रोफोब्लास्ट। तो ट्रोफोब्लास्ट से ही बनता है फीटल प्लेसेंटा। अगर बात करें मैटरनल प्लेसेंटा की, मतलब मदर के साइड से जो प्लेसेंटा बनता है वो किससे बनता है, यूटेरिन टिश्यू से, मदर के यूटरस के टिश्यू से बनता है वो। तो जहां हम प्लेसेंटा की बात कर रहे हैं वहां पे प्लेसेंटा के रोल को डिस्कस नहीं किया तो भाई डिस्कशन ही अधूरा रह गया, क्योंकि प्लेसेंटा प्लेज अ वेरी क्रिटिकल रोल। आप खुद सोच के देखो कि एक छोटा सा बेबी डेवलप हो रहा है, रह रहा है इस यूट्रस के अंदर, एक इंसान के बॉडी के अंदर एक दूसरा इंसान डेवलप होके रह रहा है फॉर 9 मंथ्स। तो मतलब उस छोटे से बच्चे को डेवलप होने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। दैट बच्चा नीड्स ऑक्सीजन, दैट बच्चा नीड्स न्यूट्रिएंट्स, उसे हर चीज़ की ज़रूरत है, राइट, जस्ट लाइक एनी अदर ह्यूमन बीइंग। तो ये सारी फैसिलिटेट कौन करेगा, ऑब्वियसली द मदर्स बॉडी। कैसे करेगा, थ्रू प्लेसेंटा।
ठीक है। तो अब प्लेसेंटा का रोल ही यही होता है कि जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो मदर्स बॉडी से बेबी के बॉडी में जाता है थ्रू प्लेसेंटा। जितनी वेस्ट चीज़ें हैं फीटस के अंदर, मतलब उस जो भी बेबी बनेगा बाद में जाके, फीटस के अंदर जितने वेस्ट मटेरियल्स है वो सारा एक्सक्रीट आउट होता है फ्रॉम फीटस ब्लड टू मदर्स ब्लड थ्रू प्लेसेंटा। ठीक है। ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज होता है दैट ऑल्सो हैपन्स थ्रू द सेम थिंग। ठीक है। अब आप सोचोगे कि प्लेसेंटा और बेबी को, बेबी मतलब आप समझ रहे हो राइट, दैट फीटस, उसको कनेक्ट कौन कर रहा है? तो यहाँ पर एक बहुत और इंपॉर्टेंट चीज़ आती है दैट इज कॉल्ड अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड जो है ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो स्टार्ट होता है फीटस के नेवल से, बेबी के नेवल से, यहाँ से स्टार्ट होता है एंड इट कनेक्ट्स इट टू द प्लेसेंटा। इनफैक्ट जब एक बच्चे की डिलीवरी होती है उस दौरान बच्चे को भी निकाला जाता है मदर्स की बॉडी से और साथ ही साथ इस अम्बिलिकल कॉर्ड को भी निकाला जाता है। इसीलिए इफ़ एट ऑल यू हैव एवर सीन अ न्यू बॉर्न, अगर एक बिल्कुल जस्ट पैदा हुए बच्चे को अगर आप देखो तो उसकी जो नेवल वाली जगह होती है ना दैट इज जनरली कवर्ड, क्योंकि वहां से उस नेवल स्ट्रिंग को यानी कि उस अम्बिलिकल कॉर्ड को हटाया गया होता है। इतना ही नहीं, प्लेसेंटा कई सारे हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करता है जैसे कि HCG, जैसे कि HPL, जैसे कि प्रोजेस्टेरॉन, जैसे कि ईस्ट्रोजन। और इन सारे हार्मोन्स का रोल क्या होता है? ये सारे हार्मोन्स एक फीमेल की बॉडी में प्रेगनेंसी के दौरान प्रोड्यूस होते हैं बिकॉज दीज हार्मोन्स सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ द फीटस। तो चलो बच्चों, अब हम देखेंगे स्टेजेस ऑफ एम्ब्रायो डेवलपमेंट। ठीक है, कि भाई ये जो एम्ब्रायो है 9 महीने तक किस तरीके से डेवलप होता है। ठीक है, तो कहानी शुरू करेंगे शुरुआत से, यानी कि जाइगोट से। शुरू के कुछ स्टेजेस तो हमें पता है टिल इम्प्लांटेशन, लेकिन कोई बात नहीं, रिकैप हो जाएगा, है ना। तो जाइगोट बना फर्टिलाइजेशन से, जो कि एक 1 सेल्ड स्ट्रक्चर था, लेकिन जाइगोट रुकने वाला नहीं था। रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन होता रहा, 2 सेल्ड स्ट्रक्चर, 4 सेल्ड स्ट्रक्चर्स बने जिन्हें हम ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। उसके बाद फर्दर डिवीजन होते रहे, 8 सेल्ड, 16 सेल्ड स्ट्रक्चर्स बने जिनका नाम हमने दिया मोर्यूला। उसके बाद भी फर्दर डिफरेंशिएशन होते गया और बना ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट जाके यूटेरस में इम्प्लांट हो गया। ठीक है, हमने देखा था ब्लास्टोसिस्ट के 2 लेयर्स थे। आउटर लेयर था ट्रोफोब्लास्ट, जहां से फीटल प्लेसेंटा बनता था, जहां से ये यूट्रिन के एंडोमेट्रियम से अटैच होता था। ठीक है, और एक था इनर सेल मास। अब देखो क्या हुआ, इनर सेल मास जो है ये फर्दर डिफरेंशिएट करके 2 लेयर्स बना लिया। एक आउटर लेयर जिसे हम कहते हैं एक्टोडर्म और एक इनर लेयर जिसे हम कहते हैं एंडोडर्म। और इन दोनों लेयर्स के बीच में एक बीच का लेयर आ गया जिसे हम कहते हैं मीजोडर्म। ठीक है, तो ये 3 लेयर्स बन गए। अब ये जो तीनों लेयर्स हैं, यही तीनों लेयर्स डिफरेंशिएट करते करते दे गिव राइज टू ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। धीरे धीरे करके सारे ऑर्गन्स बनते हैं। यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी स्पेशली, नाउ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट, और शायद ये एक ऐसी चीज़ से रिलेटेड जिसके बारे में आप सुनते हो। अब ये जो इनर सेल मास है ना, इसी के अंदर कुछ सेल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं स्टेम सेल्स। उनकी खास बात ये होती है कि उनके अंदर ये पोटेंशियल होता है दैट दे कैन गिव राइज टू एनी ऑर्गन ऑफ द बॉडी। ये उनकी खासियत होती है। ठीक है, इसीलिए आपने सुना होगा कई बार, टीवी पे शायद ऐड भी देखा होगा कि अगर आप अपना स्टेम सेल को प्रिजर्व करना चाहते हैं तो इतने पैसे लगेंगे वगैरह वगैरह। या फिर अगर कभी कोई प्रेग्नेंट होती हैं और वो जब अपने हॉस्पिटल्स विजिट करती है तो वहाँ पर भी ये स्टेम सेल्स प्रिजर्व करने के बारे में काफ़ी बातें होती हैं। सो व्हाट आर दीज स्टेम सेल्स? नाउ यू नो स्टेम सेल्स क्या होता है। इनमें ये खास एबिलिटी होती है कि ये किसी भी टिश्यू या ऑर्गन को गिव राइज कर सकता है। ठीक है, तो चलो यहाँ तक कहानी क्लियर है। अब देखना यह है कि कैसे कैसे ऑर्गन्स बनते हैं। जैसे अब धीरे धीरे टाइम बीतता है, 1 मंथ में डेवलप हो जाता है हार्ट। यस, हार्ट सबसे पहले डेवलप होता है एक छोटे से बेबी का। बाय 2 मंथ्स डेवलप हो जाते हैं लिम्ब्स, मतलब हाथ और पैर, ये लिम्ब्स डेवलप हो जाते हैं। 3 मंथ्स तक में ऑर्गन सिस्टम्स डेवलप हो जाते हैं। ऑर्गन सिस्टम्स किसे कहते हैं हम? जैसे हमारे बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, राइट। मतलब काफ़ी सारे ऑर्गन्स को मिला के बनता है एक ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, सो 3 महीने में ऑर्गन सिस्टम्स बन जाते हैं। बाय 5 मंथ्स हेयर और मूवमेंट भी शुरू हो जाती है। मतलब 5 मंथ्स का जब कोई लेडी 5 मंथ प्रेग्नेंट होती है एंड शी गोज फॉर अ स्कैन, तो उसे स्कैन में ना वो बच्चा मूव करते हुए भी दिखता है, उसके हेयर भी डेवलप हो जाते हैं। 6 मंथ्स तक आई लीड्स, आई लैशेस, इस तरह की चीजें भी आ जाती हैं। एंड फाइनली 9 मंथ्स तक एक फुल्ली डेवलप्ड बेबी
तैयार होता है। सो बाय एंड ऑफ 9 मंथ्स, इनफैक्ट कई केसेस में बाय यू कैन से 8 to 9 मंथ्स के बीच में या बाय एंड ऑफ 9 मंथ्स द बेबी इज फुल्ली डेवलप्ड एंड इज रेडी टू कम आउट ऑफ द मदर्स वूम्ब। तो ये जो 9 मंथ्स की जो प्रेगनेंसी होती है, जिसके दौरान एक फीमेल अपने बॉडी के अंदर, अपने वूम्ब के अंदर अपनी बेबी को कैरी करती है, एम्ब्रायो को डेवलप होने देती है, इस पीरियड को हम कहते हैं जेस्टेशन पीरियड। जेस्टेशन पीरियड के बाद जब 9 महीने के एंड में बेबी फुल्ली डेवलप्ड और तैयार होता है डिलीवरी के लिए, तो क्या होता है, द बेबी गेट्स डिलीवर्ड। ये जो बेबी के डिलीवर होने का जो प्रोसेस होता है, इसे हम कहते हैं पार्चुरेशन। सवाल ये उठता है कि व्हाट इनिशिएट्स पार्चुरेशन, कैसे पता चलता है कि भाई अब बेबी जो है ये डिलीवरी के लिए रेडी है। मतलब हमें पता है कि भाई 9 मंथ्स के बाद बेबी रेडी होता है, बट एग्जैक्टली किस टाइम पर द बेबी इज रेडी फॉर डिलीवरी, हाउ डू वी नो दैट? सो बेसिकली पार्चुरेशन इंड्यूस होता है एक न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म से। ठीक है, यहाँ पर एंडोक्राइन सिस्टम और न्यूरन सिस्टम दोनों का रोल होता है। ठीक है, तो सबसे पहला ये जो पार्चुरेशन इंड्यूस करने वाला, पार्चुरेशन का सबसे पहला सिग्नल पता है कौन देता है? फुल्ली डेवलप्ड फीटस। क्योंकि फीटस जो है अंदर जो ग्रो कर रहा था वो एक रेस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट में ग्रो कर रहा था, राइट? उसके पास मतलब कम स्पेस में that fetus is growing, so the fetus is completely stressed out. So by the time ये fully develop हो जाता है तो ये अपने एंड से सिग्नल सेंड करता है। ठीक है, फीटस और प्लेसेंटा के सिग्नल से क्या होते हैं, यूट्रिन में माइल्ड कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं। ठीक है, यूट्रस के अंदर माइल्ड कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं। कौन करता है ये कॉन्ट्रैक्शन? याद करो, मैंने बताया था कि यूट्रस के 3 लेयर्स होते हैं, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड पेरीमेट्रियम। तो जो मिडिल लेयर मायोमेट्रियम होता है, जो स्मूथ मसल से बना होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। और यूट्रिन के जो ये कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, दे कैन बी फेल्ट एज अ पेन बाय द प्रेग्नेंट लेडी। ठीक है, अब क्या होता है, ड्यूरिंग दिस टाइम जब ये सिग्नल्स आने लगते हैं तो एक हार्मोन रिलीज होता है जिसे हम कहते हैं ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन का काम ही ये होता है कि ये यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शंस को और ज़्यादा स्टिम्युलेट कर देता है, ये और स्ट्रॉन्गर यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शंस कराता है। और जितना स्ट्रॉन्ग यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन होता है उतना ज़्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। तो मतलब ये लूप चलते रहता है, ज़्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, ज़्यादा यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन होता है, ज़्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, फिर ज़्यादा यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो इतने ज़्यादा मसल कॉन्ट्रैक्शन से क्या होता है, फाइनली जो बेबी है उस बेबी को एक पुश मिलता है एंड द बेबी इज एक्सपेल्ड आउट ऑफ द वूम्ब थ्रू द वेजाइनल ट्रैक्ट। मतलब वो जो कैनल होता है ना, जिसे हम बर्थ कैनल कहते हैं, सर्विक्स का ओपनिंग और वेजाइना का ओपनिंग, उसके थ्रू वो पूरा का पूरा बेबी जो है वो एक्सपेल्ड आउट हो जाता है एंड दैट्स पार्चुरेशन। जैसे ही बेबी निकल जाता है बॉडी से, वैसे ही उसी के साथ प्लेसेंटा जो है दैट इज ऑल्सो एक्सपेल्ड आउट ऑफ द यूट्रस, क्योंकि बेबी के चले जाने के बाद प्लेसेंटा का कोई रोल नहीं है। पार्चुरेशन हो गया यानी कि बेबी डिलीवर हो गया। इसके बाद होता है लैक्टेशन पीरियड। लैक्टेशन, लैक्टेट वर्ड इज फ्रॉम मिल्क। छोटे से न्यू बॉर्न के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है मदर्स मिल्क। ऐसा आपने टीवी पे देखा होगा, रेडियो पे सुना होगा, घर में बड़े बुजुर्गों को बोलते हुए भी सुना होगा, राइट? सो फ्रॉम वेयर डू वी गेट द मिल्क? The mammary glands of the mother produces the milk and ये milk production होता है after the gestation period। मतलब 9 महीने के बाद ही ये milk production शुरू होता है। मतलब after the baby is delivered, the mammary glands are ready with the milk। अब ऐसा क्यों बोला जाता है कि बच्चे के लिए माँ का दूध बहुत ज़रूरी होता है? What is so special in the mother's milk? क्योंकि ये जो मदर्स मिल्क होता है, इट इज़ रिच इन प्रोटीन्स, रिच इन न्यूट्रिएंट्स, इट इज़ रिच इन एंटीबॉडीज, जिससे बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ती है। तो बच्चा बाटे, इसी के साथ अब आप पहुंचे हैं इस वीडियो के एंड तक और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके ह्यूमन रिप्रोडक्शन के कॉन्सेप्ट्स हुए होंगे क्रिस्टल क्लियर। और अगर ऐसा हुआ है तो कमेंट्स पे जरूर लिख के बताना कि कॉन्सेप्ट हुआ क्रिस्टल क्लियर। मैं आपको जल्दी ही मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।